स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेशवा एकेडमी। गाइस, इस वीडियो में ना मैं आपको बता दूं बिहार पॉलिटेक्निक 2019 का जो मॉडल पेपर है, संपूर्ण सॉल्यूशन, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, 90 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया जाना है। यदि आप अभी तक तो कुछ नहीं पढ़े हो या पढ़े हो, ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित करना, क्योंकि बिफोर द एग्ज़ाम के पहले आपको प्रीवियस ईयर के चीज़ों को एक बार भली बात समझ के जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खतरनाक होने वाली है। और हाँ, आपको अगर थोड़ा सा भी शक हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के जो PDF है ना, उसको दिया गया, वहाँ से जाइए, डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए। असली वाला है ना, डाउनलोड करके आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम लिंक में भी जुड़ सकते हैं और उसी में आपको हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको, ठीक है, हमसे कैसे जुड़ना है वो भी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब A to Z इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे अच्छे से पढ़ना। अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हो, तैयारी कर रहे हो या आने वाले समय में तैयारी करने वाले हो, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही खास होने वाली, ठीक है। तो चलिए, ये जैसा कि हमने क्रैश कोर्स कहा था कि पहला वीडियो हम फ्री करेंगे बिल्कुल आप सभी के लिए, तो उसी हिसाब से ये वीडियो बिल्कुल फ्री रहेगी। बाकी अपकमिंग जो वीडियो होगी आप इस पे कांटेक्ट करके 96004708 या 9621948025 पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो क्रैश कोर्स है ना, आपकी पूरी दिमाग को हिलाने वाला है। नो वन कैन चैलेंज विद द क्रैश कोर्स। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई दे। सोचिए, इस क्वेश्चन को मैं बता चुका हूँ कि ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है। कैसा दिखाई देता है? ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए सिंपल सी बात, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 5 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक वस्तु प्रतिबिंब की प्रकृति। देखिए, जो अवतल दर्पण है ना, अवतल प्रतिबिंब की प्रकृति रियल होती है, आप सभी को पता है, रियल, इन्वर्टेड होती है एंड वीक होती है, बड़ा होता है साइज में। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। कुछ चीज क्वेश्चन में नहीं है, उसमें टाइम की व्यर्थ करना। ओम के नियम के अनुसार V इजिकल टू जो IR होता है, तो R क्या है? कांस्टेंट चिन्ह आया था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। देखिए कहीं मिलेगा तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ये ऑप्शन सही है। यानी जो IR में आपका R हट जाएगा, सिंपल सी बात यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो लेंस है, एक 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, तो फोकस दूरी f1 प्लस में होगा 20 सेंटीमीटर। दूसरा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर की फोकस दूरी का अवतल लेंस है, अवतल है, उसका फोकस दूरी माइनस में होगा 25 सेंटीमीटर। देखना, संयोजन की फोकस दूरी, मान लेते हैं संयोजन की फोकस दूरी, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, 1/f है, ठीक है। संयोजन की फोकस दूरी होती है f, तो 1/f बराबर होता है फार्मूला f1 प्लस 1/f2। चलो सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं है। 1/f1 इक्वल टू f1 की वैल्यू 1/20, ये आपका माइनस हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा, ठीक है। अब बस इसी को सॉल्व करो, सिंपल सी बात है। 1/f बराबर आ जाएगा, ये 20 गुणे क्या हो जाएगा, हाँ 25, ठीक है। समझना बात को, 20 और 25 आपकी सिंपल सी बात यही हो गई। अब हम क्या करें, समझ, एक सेकंड इसको थोड़ा सा बैक कर लो, कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, इसको बस सॉल्व कर दो। आप कैसे सॉल्व करोगे समझो, सॉल्व करने का एक ही तरीका है, एक ही रामबाण। चलो कैलकुलेट कर देता हूँ मैं तुरंत के तुरंत। यहाँ पे देखो, ये 20 गुणे 25 लिख लो, ये 25 इधर चला जाएगा, -20 हो जाएगा। सॉल्व करो, 5 बचेगा, अब 20 गुणे 25 हो जाएगा। अब 5 बचे 25, अब 20 बचे 100, मानी 1/100 आ गया। मतलब तुम्हारी जो वैल्यू थी 1/f की आ गई 1/100, तो f की वैल्यू 100 नहीं आ जाएगी,
तो 100 इज़ द राइट, 100 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा, समझ लेना। तो देखो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। ये संयोजन का फार्मूला होता है, याद तुम्हें रखना है कि जो लेंसों की फोकस दूरी जो होती है संयोजन के बाद यही होती है। क्या होती है? यही होती है। तो ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन एक और आने वाला है। कह रहा है एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। देखो विद्युत परिपथ में हमें कंट्रोल क्या करना है? विद्युत धारा। कंट्रोल का मतलब ये हुआ, कंट्रोल का मतलब कम ज़्यादा जो भी कुछ चीज़ें हो सकती है हम उससे कर पाएँ, उसको हम कहते हैं करंट कंट्रोलर, उसको कहते हैं धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक, करंट कंट्रोलर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन में तुम्हारा आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चन में आंसर। टेलीग्राम में जुड़ जाओ, सारे पीडीएफ्स वगैरह मिलते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए आप सभी, टेलीग्राम पे आप सभी सर्च करें रेशवा, जानना जरूरी है, रेशवा एकेडमी। 3500 से ऊपर स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, आप इस पर जुड़ जाइए फ्री में। ठीक है, और इस वीडियो में मैं 3 के लाइक की क्या करता हूँ, एक प्रपोजल रखता हूँ कि 3 के लाइक की कामना करता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आँखों से दूर रखकर पढ़ता है, तो उसे कौन सी दृष्टि दोष हो सकती है? मतलब समाचार पत्र दूर रख रहा है, मतलब सिंपल सी बात ये है कि उसको दूर की वस्तु क्या हो रही है, स्पष्ट देख पा रहा है और नज़दीक की नहीं देख पा रहा है। तो कौन सा दोष हो सकता है? मतलब कौन सा दोष? देखो अगर मान लो कोई व्यक्ति दूर दृष्टि से क्या है, दूर दृष्टि दोष है उसको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेगा, नज़दीक नहीं। तो आंखों से दूर करने पर रख कर पढ़ पाता है और नज़दीक रखने पर सट्टा के आँखिया पर नहीं पढ़ पा रहा, मतलब उसको दूर दृष्टि दोष ही है। निकट में निकट की दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। समझ जाए। यहाँ से क्वेश्चन और पूछ सकता तुम्हें इसी प्रकार से कि एक व्यक्ति दूर की वस्तु को नज़दीक ला के देख रहा है, मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि 200 वोल्ट की लाइन से जुड़े 5 एम्पीयर विद्युत धारा को वहन करने के लिए 4000 के कितने प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी? ठीक है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन इसलिए है, ये 4000 नहीं, ये होगा आपका 400। ठीक है, हाँ ये 400 एग्ज़ाम में आया हुआ था, 400। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमें क्या दिया है, वोल्टेज दे रखा है 200 वोल्ट, आपका रेजिस्टेंस दे रखा है 400 ओम। ठीक है, दे रखा है। अब समझो V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है, V बराबर होता है I इंटू आर। अब बात हम यहाँ, ये जो करंट फ्लो हो रही है, एक जो होती है, एक की वैल्यू, मतलब यहाँ पे मैं तुल्य वाला निकलेगा, ये वहन करने के लिए 400 ओम के कितने, मतलब ये R1 हो सकता है, हमें R यहाँ मिल जाएगा, मतलब तुल्य। देखो जैसे 8-10 लोग मिला के कोई चीज़ बनाते हैं समूह, तो तुल्य हो गए, उनकी अलग अलग वैल्यू होगी, किसी ने 5 रुपये लगाया, किसी ने 10, अलग अलग लगाए हैं। मान लो इक्वल लगाए, जैसे 400 लगा दिए एक लोग, लेकिन उनको मिलाने पे एक तुल्य बनेगा, तो ये R वही तुल्य है। तो B की वैल्यू रख दो 200, I की वैल्यू 5 एम्पियर है, 5 रख दो, तो 5 चौका 20, 40 आ गया, मतलब 40 ओम तुल्य है। तो ऐसे कितने 400 के कितने रजिस्टेंस यानी प्रतिरोध हम जोड़ेंगे कि जो तुल्य होगा 40 ओम हो जाएगा। अब चलो इतना समझ गए, मैं मिटाता हूँ। माना यन प्रतिरोध जोड़ेंगे, क्या करेंगे हम, यन प्रतिरोध जोड़ेंगे, तो कितनी बार, देखो मैंने कहा था अगर इक्वल हो रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस इक्वल हो और ये लाइन में जुड़े हो, तो ये सिंपल सी बात है, पैरेलल में जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे 400 के स्टूडेंट जुड़े हों यन बार, तो हमने ये बता, अगर ये इक्वल हो, ठीक है, तो आप सिंपल सा क्या करना,
कि तुल्य निकालने के लिए 400/n कर देना, 400/n कर देना। मैंने अब बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था, अगर R प्रतिरोध के 5 प्रतिरोध 5 गो ऐसे जुड़े हो पैरेलल में, तो तुल्य क्या होगा, R में 5 से भाग देना है, क्योंकि ये सभी R है, सबकी वैल्यू सेम है। उसी प्रकार अगर समझना 400 ओम के n जुड़े n बार, तो 400 में क्या करो, n से भाग दे दो, ये तुल्य निकल जाएगा। मतलब जो 40 ओम हमने तुल्य निकाला था उसके बराबर हो जाएगा 400/n। n की वैल्यू निकालनी है, अब सिंपल यार, इधर कर दो n बराबर 400/40, 40 से भाग दे दो, तो कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में, सिंपल सी बात है 10 आ जाएगा। 40 दहा में 400, तो मतलब अगर 10 गो रजिस्टेंस हम जोड़ दें तो खुद ही देख लो, 400 को 10 गो जोड़ो तो 10 से भाग दो, 40 नहीं आ गया तुल्य, बस यानी 10 गो हम जोड़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एक और है। कह रहा है कि एक विद्युत हीटर को 1 किलोवाट दर्शाया गया है, मतलब 1 किलोवाट दर्शाया गया है। अब 1 किलोवाट का मतलब ये हुआ 1 किलोवाट बराबर 10 × 10⁻³ वाट, ठीक है, 10⁻³ वाट। तो कह रहे प्रति घंटे उत्पादित ऊष्मा कितनी होगी। हम जानते हैं H बराबर क्या होता है, पावर इंटू टाइम, पावर बराबर होता है VI/T, यही होता है ना। तो पावर हमें देखो, इसी को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये पावर दिया है, तो इस VI/T की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। पावर की वैल्यू 10⁻³ प्रति घंटा, घंटा का मतलब 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60, तो 60 मिनट में 60 × 60 कर दो, तो 6 × 6 = 36, 3600 × 10⁻³ हुआ, जूल इज द राइट आंसर। ये 3 ऊपर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, सी सही होगा, 3600 × 10⁻³ ओके, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ, मैं आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है। एक अवतल द्वारा, मतलब अवतल दर्पण द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु रखी होनी चाहिए। मतलब देखो अवतल दर्पण से क्या होता है, यहाँ दर्पण लिखो, ये दर्पण है। आपको अवतल दर्पण सिंपल सी बात ये है कि हमेशा रियल, ठीक है, एंड इन्वर्टेड एंड वीक इमेज प्राप्त होता है, इन्वर्टेड एंड वीक। लेकिन यहाँ पे आभासी प्राप्त करने के लिए एक ही कंडीशन होती है कि आप पोल और फोकस ध्रुव के फोकस के बीच में रख देंगे तो आपकी जो इमेज होगी आभासी बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चलता हूँ बात करने कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है। सिंपल सी बात ये कह रहा है, नियंत्रित किससे होती है, आइरिस से, परितारिका, परी, आपका सिंपल सी बात ये है परितारिका, परितारिका। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। कह रहा है कि भली भांति अगर कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित्र न्यूनतम लगभग पवन की गति क्या होनी चाहिए। अगर मान लो जैसे हमें पवन विद्युत जनित्र से हमें ऊर्जा जनरेट करना है, तो जो पवन यानी हवाओं की गति क्या होनी चाहिए, एक ऐसी लिमिटेड गति बताइए जिससे हमारी चीज़ें सही हो सके। तो आप याद रखिएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर कह रहा है कि एक चालक में 5 मिनट में टाइम दे रखा है, देखना देखो दे क्या रखा है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका जो जो दे रखा है उसको लिख लो। टी बराबर 5 मिनट मतलब 5 × 60 सेकंड कर दो, 6 × 5 = 30, 300 सेकंड हो गया, 300 सेकंड, ओके।
में 1500 कूलाम, क्यू की वैल्यू क्या है 1500 कूलाम, 1500 कूलाम हो गया, ठीक है, के आवेश प्रवेश करते हैं और 1500 कूलाम के आवेश निकलते हैं, तो विद्युत धारा है, यही पूछा, तो विद्युत धारा है। ओके, एक देखो की वैल्यू इतनी दे रखी है, आवेश प्रवेश करते हैं, आवेश निकलते हैं। अब देखो हमें एक चीज़ों पे लेके चलो, Q बराबर 1500 ले लो तुम, टाइम ले लिया, अब धारा निकालना, सिंपल सी बात, एक ही आई रखो 1500, जितना निकलते हैं ना, अरे यार जैसे बैटरी है, ठीक है, ऐसे होती है, यहाँ बल्ब लगा होता है, तो इधर से 1500 निकलेगा, इधर तो घुसेगा भी 1500 जाके, ठीक है, तो वही, तो 1500, अब देखो फार्मूला कौन सा लगाओगे ये समझो, Q बराबर I इंटू टी, ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हमें Q पता है 1500, I नहीं पता है, T पता है 300 सेकेंड, कुछ मत करो, इस 300 को ले जाओ इसके नीचे, तो I बराबर 1500 बटा 300, ठीक है, 3 पचे 15, मतलब 5 एम्पियर आ जाएगा, धारा का मात्रक एम्पियर, एकदम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि आवर्धन यम बराबर प्लस 1.5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 13 जो कह रहा है इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ जो प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु के आकार से बड़ा होगा और प्रतिबिंब वास्तविक होगी, मतलब ऐसे अवतल दर्पण में चीज़ें होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, प्लस चीज़ें ये दिखाती हैं। आवर्धन पॉजिटिव है मतलब क्या, मतलब आवर्धन निगेटिव होता है, मतलब उत्तल दर्पण चला, देखो समझो, तुम्हारा फार्मूला एक होता है V अपान U, M बराबर I अपान O, ठीक है, तो देखो जब ये चिन्ह प्रॉपर्टी होती है, समझ लो अवतल दर्पण बना है अवतल, तो हमने कहा कि इधर की चीज़ें हमें निगेटिव लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, इधर निगेटिव लेना है, तो अवतल दर्पण में वस्तु भी इधर ही रहती है, मतलब V की वैल्यू भी निगेटिव और मतलब U की वैल्यू निगेटिव और प्रतिबिंब भी इधर ही रहता है, दोनों की वैल्यू निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो यम पॉजिटिव हो जाता है। अब होता क्या है तुम्हारा कि जब उत्तल दर्पण होता है, मतलब जब ये उत्तल दर्पण होता है तो V इधर आ जाता है, U इधर रहता है, तो U तो निगेटिव हो गया, B पॉजिटिव, तो यम जो होता है ये निगेटिव हो जाता है, तो इसीलिए पॉजिटिव है, पहचानना है यम की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, प्लस माइनस देखना है तुम्हें, तो सिंपल सी बात ये जानना कि जो प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता है वस्तु से, अब प्रतिबिंब कैसा होता है रियल, अगर यही क्वेश्चन कह देता ये माइनस में, तो प्रतिबिंब का आकार छोटा कर देना, वस्तु का बड़ा कर देना, जैसे शीशा लगाते हैं ना उसमें ट्रक वगैरह में, पीछे की गाड़ियाँ देखने के लिए वो वाला, और इमेज भी आभासी हो जाएगा। चले नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, मैं VIP मान के चलता हूँ सब क्वेश्चन को आने वाले। यदि वायु से जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल से वायु का अपवर्तनांक उल्टा कर दो, 3/4 हो जाएगा। वायु से मतलब एयर टू वाटर अपवर्तनांक 1/, वाटर टू एयर होता है, तो यही तो पूछा है, जल से वायु, बस लो भैया फार्मूला लगाओ ना यार, एयर टू वाटर बराबर 1/, वाटर टू एयर, तो इसको इधर ला दो, वाटर टू एयर बराबर 1/, एयर टू वाटर, ये दिया है तुम्हारा 4/3, 1/, 4/3 सॉल्व करोगे 3/4 इज द राइट आंसर, ठीक है, उल्टा होगा, जस्ट क्या होगा, उल्टा हो जाएगा तुम्हारी चीज़ें, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ये थोड़ा गड़बड़ दिया, 3/4 यहाँ रहेगा, ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की जो शक्ति मापी गई है डायोप्टर में +2.5 डायोप्टर बताई गई है, तो क्या, अब लेंस की बात उल्टी होती है, जस्ट दर्पण से जस्ट उल्टा होता है,
लेंस की जो बात होती है दर्पण से जस्ट उल्टा होता है। तो फोकस तुम्हारी कितनी हो जाएगी, फोकस कितनी होगी तुम्हारी बताइए, 40 सेंटीमीटर। आइए उत्तल लेंस की बात, प्लस आ गया ना, तो अवतल नहीं होगा, आप उत्तल हो जाएगा। देखो हमने क्या बताया उस समय में, जब प्लस था तो अवतल बताया क्योंकि वो दर्पण था। लेंस में जस्ट उल्टा होता है, प्लस है पावर में तो वह उत्तल हो जाता है। तो सिंपल सी बात ये समझो आपका, मैंने एक दिन आपको फार्मूला बताया, मैंने ये बताया कि फोकस और पावर में अंतर क्या होता है। ये अगर मीटर में हो तो, अगर सेंटीमीटर में हो तो ये हो जाता है। तो हमें सब देख रहे हैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ऑप्शन के हिसाब से भी देखो, ऑप्शन के हिसाब से कैसे लगाते, सेंटीमीटर में दिया तो ये वाला फार्मूला हम यूटिलाइज कर लेंगे। इसमें डायोप्टर दिया है, मतलब पावर 100/2.5 भाग दो, कितना आ जाएगा फोकस दूरी, कितना आएगा भाई, 2.5 चौका 10 यानी 40, फोकस दूरी आ गई 40 सेंटीमीटर। अब प्लस बताता है कि उत्तल लेंस है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है, क्या दिए गए परिपथ आरेख में वोल्टमीटर द्वारा, ये जो वोल्टमीटर देखो कहाँ किसके बीच में लगा है, बस 6 ओम का मापेगा, दर्शाई गई संख्या क्या है। वोल्टमीटर कितना मेजर करेगा, समझना इस बात को। सिंपल सी बात जान लो, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तुम पहले करंट निकालो। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तुम्हें करंट निकालना पड़ेगा। करंट निकालने के लिए देखो, अगर धारा यहाँ से बह रही यहाँ से जा रही है तो सीधे निकल जा रही है, मतलब सब सीरीज में है। सीरीज का मतलब जो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट होगा R1 R2 R3 प्लस कर दो, 2 धन 4 धन 6 6 6 12 ओम हो जाएगा। वोल्टेज 10 है, करंट कितना आएगा, I बराबर V/R 10/12, मतलब देखो वोल्टेज आएगा कितना। तुमने दो चीज़ें निकाल ली, क्या क्या, R इक्विवेलेंट निकाला, I निकाल लिया। अब इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज बराबर I इंटू R होता है। तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा, इतना, I की वैल्यू 10/12। R का मतलब इस वोल्टेज जिसके क्रॉस लगा है भाई, इसी बीच में तो लगा है, तो इस बीच में जो रेजिस्टेंस होगा 6, तो 6 दूना 12, 10/2 बराबर 2 5 10 5 आ जाएगा। मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो आएगा 5, तो 5 वोल्ट जो होगा तुम्हारा सही होगा। ऐसे क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से करते हैं। पहले समझना, R इक्विवेलेंट निकालते हैं, फिर I निकालते हैं, फिर जाके इसके क्रॉस देख लेते हैं, V बराबर IR लगा के तुम्हारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, 17 नंबर कह रहा है एक विद्युत फ्यूज आधारित होता है, मतलब विद्युत जो वह किस पे आधारित होता है। तो सिंपल सी बात मैं तुम्हें बताऊं, अगर विद्युत फ्यूज है, ठीक है, तो वह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव जो H बराबर I² RT जो फार्मूला होता है, ये होता है तुम्हारा जूल में, इस पे आधारित होता है। मतलब विद्युत धारा के हीटिंग इफेक्ट, क्या कहोगे, हीटिंग इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उस पे ये डिपेंड करती है चीज़ें। स्वाहा, चलते हैं आगे, मज़ा आएगा, देखो मज़ा बहुत आने वाला है इस वीडियो में। ये देखो क्वेश्चन कह रहा है कि समान पदार्थ के दो तार हैं जिनकी लंबाई और त्रिज्या का अनुपात जो है, ठीक है, क्रमशः 3:4 3:2 वे 6 वोल्ट की एक बैटरी से पैरेलल में जुड़े हैं। विद्युत धाराओं का अनुपात समझना, हमें क्या क्या दे रखा है, हमें क्या क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, आपको मैं बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू प्रश्नानुसार। मतलब L1:L2 दिया है, लंबाइयों और त्रिज्या का अनुपात, लंबाई का अनुपात 3:4 है, त्रिज्या का अनुपात जो दे रखा है R1:R2 बराबर दे रखा है 3/2। ये चीज़ें आपको देखो ये चीज़ें दी हुई हैं, किसमें, प्रश्न में ही, आपके क्वेश्चन में। अब प्रतिरोधों का अनुपात, जैसे मान लो R बराबर होता है ρ × L/A, प्रतिरोध
तो R1 बराबर रो सबके लिए बराबर होता है इंटू L1 अपान A1। ठीक है, तो A1 की जगह पे हम क्या रखते हैं, एरिया है, तो जो वृत्त का जो तार होता है ना, गोले वृत्त जैसा होता है, तो पाई R स्क्वायर, तो R1 लिख देना यहाँ पे। तो चलो थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई कर लो, यहाँ पे पाई R1 का स्क्वायर लिख लो। R2 क्या होगा, रो L2 अपान पाई R2 का स्क्वायर। हुआ कि नहीं? अब तुम्हें करना कुछ नहीं है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 भाग दे दो। जब भाग दोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, R1 अपान R2 बराबर, ये तो रो से रो कैंसिल हो जाएंगे, L1 अपान L2 मल्टीप्लाई पाई से पाई कैंसिल, R2 ऊपर चला जाएगा, R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर, ये तुम्हारा चीज़ आ जाएगा। अब हमें पहले प्रतिरोध का अनुपात अगर निकाल लेंगे तो ये वोल्टेज दिया है तो धारा का भी निकाल लेंगे। तो देखो अब रख दो यहाँ पे वैल्यू, L1 अपान L2 कितना है, L1 अपान L2 कितना है 3/4, R1 अपान R2 3/2 का स्क्वायर करो, 3 3 हाँ उल्टा कर दो, 2 दूना 4 3 3 9। ठीक है, अब देखो 4 से 4 खत्म, 3 3 9, 1/3 आ गया। मतलब तुम्हारा जो R1 रेशियो R2 था 1:3 आ गया। इतनी बात समझ में आई, घुसा कि नहीं दिमाग में, इतनी बात घुस गई होगी दिमाग में तुम्हारे। अब देखो जब R1 R2 निकल गया तो मतलब हमें क्या करना है, पैरेलल में जुड़े हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। ठीक है, तो मैं आप सबको एक सर्किट बनाता हूँ, जिससे एग्जाम्पल कहा, ये R1 हो गया, ये R2, दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, इसके नीचे एक वोल्टेज लगा हुआ भी, ऐसे मतलब ये कहा हुआ है आपके क्वेश्चन में। तो मान लेते हैं ये R1 में करंट I1 फ्लो हो रही है, R2 में I2 फ्लो हो रही है। तो देखो V बराबर होता है IR, तीसरी को हम लिख देते हैं I बराबर V/R। इतनी चीज़ समझ में आ रही है? अब देखना I बराबर क्या हो गया, I1 बराबर भी तो एक ही है सबके लिए, पैरेलल में तो भी एक ही होता है R1, दूसरा का I2 क्या हो जाएगा V अपान R2, तो I1 अपान I2 भाग दे दो, V अपान R1 अपान V अपान R2, इसी को सॉल्व कर दो, कुछ नहीं होगा। तो आ जाएगा I1 अपान I2 बराबर V से V कैंसिल, R2 अपान R1, ऊपर R2 हो जाएगा नीचे R1, तो 3/1 3:1 आ जाएगा। तुम देखो कहीं मिल रहा है, इसको क्लिक करने दो, 3:1 कहीं मिल रहा, हाँ बी ऑप्शन सही है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको सलाह दूंगा 10 बार कम से कम प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आएगा फिर से बैक करके वीडियो देखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में कैसा लेंस या दर्पण होता है। देखो शक्तिशाली समांतर किरण को ठीक हेडलाइट में लगाना हमें चीज़ें। अब हमें सिंपल सी बात क्या करनी है, सिंपल सी बात ये हमारी कि इसमें हम आप सभी के लिए अवतल दर्पण आएंगे। हेडलाइट, हेड मतलब आगे का लाइट, हेडलाइट कहते हो ना, अगला हेडलाइट हुआ तुम्हारा फोड़ देंगे, ज़्यादा बोल रहे हो तो ऐसे वाला अवतल दर्पण इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन कॉनकेव मिरर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण यूज करते हैं। स्वाहा, सदैव समतल में भी मिल जाता है और उत्तल में भी मिल जाता है, तो दोनों ऑप्शन सही होगा। देखो तुम उत्तल मार के आ जाओगे, लेकिन अगर ये आभासी की बात कर रहा है, आभासी की, और साथ में साथ सीधा की बात कर रहा है, ये तो हमारे समतल दर्पण में भी होता है और उत्तल में, तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पे बल की दिशा डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? सिंपल सी बात है, विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर, कांच के प्रिज्म के माध्यम से
श्वेत प्रकार के विक्षेपण में यह पाया जाता है कि बैगनी रंग अधिक मुड़ता है, सही बात है, और लाल रंग कम मुड़ता। मैंने आपको ऐसे इमेज बना के दिखाया भी था, ऐसे, ठीक है, 7 निकाली थी मैंने, 7 प्रकार के विवग्योर। तो हमने देखा था रेड का सबसे कम, वायलेट यानी बैगनी का सबसे ज़्यादा क्या हो रहा था, सबसे ज़्यादा अपवर्तन हो रहा था, मुड़ रहा था। मुड़ने का मतलब अपवर्तन। तो उसमें ये पूछ रहा है कि किसका वेवलेंथ जो है, ये लेमडा मतलब वेवलेंथ हो गया आपका, ज़्यादा है किसका कम है। तो 22 नंबर का सिंपल सी बात हम बता दें, जो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य है बैगनी रंग से अधिक है, रेड का पर्पल से अधिक है। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कह रहा है, जल में आंशिक रूप से डूबी हुई एक पेंसिल वायु और जल के अंतरापृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, यह किसके कारण है? यह किसके कारण है? सिंपल सी बात है, इसका सीधा सीधा अपवर्तन। देखो, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाओगे तो भाई थोड़ा सा कन्वर्जन होगा, मुड़ेगा, दूर हटेगा। तो अपवर्तन का नियम ही होता है कि जल में आंशिक रूप से हुई पेंसिल वायु और जल के अंतरापृष्ठ प्रतिस्थापित प्रतीत होती है। ठीक है, अपवर्तन एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित को उनके पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में तो आपको याद होना चाहिए चीज़ें कि पहले जल आएगा, फिर केरोसिन आएगा, फिर कांच, फिर हीरा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही माना जाएगा। नेक्स्ट 25 कह रहा कि लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित तो होती है? तो आपको पता है 1/f। अरे यार, एफ बराबर 1/p या p बराबर 1/f, बात तो बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर कह रहा है कि यदि लंबाई व बल से प्रत्येक के मात्रक को दोगुना कर दिया जाए तो शक्ति के मात्रक में कितनी गुना वृद्धि होगी? 26 नंबर क्या होगा? यदि लंबाई व बल से प्रत्येक के मात्रक को दोगुना कर दिया जाए तो शक्ति के मात्रक में कितनी गुना वृद्धि होगी? बहुत बड़ी। तो आपको मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं। तो देखो, लंबाई को भी दोगुना कर रहा है, बल को भी दोगुना, तो 2 × 2 = 4 गुना, 4 गुना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन एक कह रहा है 27 नंबर, एक आकाशगंगा की दूरी का कोटिमान इस पर ऐसे लिखना चाहिए था, 10⁻25 मीटर है। यदि यह दूरी प्रकाश की चाल से तय की जाए तो किए गए समय का कोटिमान कितना होगा? ठीक है, देखो दूरी दे रखी है तुम्हारी, ये दूरी है, दूरी दे रखी इतनी, ठीक है। अब चाल भी दे रखा है इतना। अब समझो, समय निकालना, समय बराबर चाल बटा क्या होगा? चाल बटा क्या होगा? सॉरी, समय अगर देखो, समय बराबर दूरी बटा चाल, उल्टा नहीं करना, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता तो ये हो जाएगा। अब दूरी आपको दिया 10⁻25, समझना, बटे में आपको क्या मिलना चाहिए? 3 × 10⁸ जो आपकी चाल होगी, जो आपकी चाल हो जाएगी। अब इसी को जब कैलकुलेट करोगे 3.33 × 10⁻16, 10, ये देखो 3.16 से, ठीक है, अधिक है। अगर 3.16 से अधिक, इस पे एक घात क्या हो जाते हैं? ठीक है, जुड़ जाते हैं। तो 10⁻16 धन 1 17। तो ऑप्शन नंबर कोटिमान निकालने का मैंने बहुत बार तरीका बताया, 10⁻17 हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन करो, मीटर पैमाने द्वारा 2 छड़ों की लंबाई क्रमशः 50 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर नापी गई। मीटर पैमाने की अल्पतमांक 1 mm है। दोनों नापों में से किसको अधिक प्रशुद्ध माना जाएगा? 10 सेंटीमीटर को, 50 सेंटीमीटर को, किसको सबसे शुद्ध मानना है आप सभी को? देखो, मीटर पैमाने से ली गई नाप में अधिकतम 1 mm की त्रुटि हो सकती है। अल्पतमांक मतलब त्रुटि, मैक्सिमम 1 mm की त्रुटि तुम्हारी हो सकती है, ठीक है। अब देखो, पहली माप में अधिकतम संभावित त्रुटि कितनी होगी? देखो,
जितनी लंबाई है त्रुटि कितना हो सकता है 0.1, इसको 0.1 से लिख सकते हैं, ठीक है। 50 से हाँ गुणे 100, त्रुटि निकालना, पॉसिबल त्रुटि 0.2%। ओके, दूसरी लंबाई में निकालो 0.1 अपान कितना 10 रख दो गुणे 100, कितना हो रहा है आपकी 1%। मतलब त्रुटि कम वाली माप में ज़्यादा हो रही है, कम नाप रहे हैं, ठीक है। त्रुटि इसमें ज़्यादा हो रही है, इसमें कम। तो सबसे शुद्ध माप तो हम इसी को मानेंगे ना, 50 वाले को, पहली माप को हम शुद्ध मान लेंगे। मतलब पहली माप को शुद्ध मान लेंगे। 1 mm की त्रुटि है, इसी को हम 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अभी मत सोचना कि हम इतना, ये त्रुटि बटा 50, mm को मैंने cm में चेंज कर लिया क्योंकि सब लंबाई सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगी पहली माप की त्रुटि। कम है, अच्छी बात है। ये कह रहा समान परिमाण के दो सदिशों का परिणामी इनमें से एक के बराबर है तो सदिशों के मध्य का कोण कितना होगा। अच्छा, कोण कितना होगा पूछा है। हाँ, ये तुम्हारा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे हैं, 120 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसकी बात कुछ नहीं है, 120 डिग्री लिखो सीधे सीधे। समान परिमाण के दो सदिशों का रिजल्टेंट इनमें से एक के बराबर है, ठीक है। तो सिंपल सी बात आपकी है 120 डिग्री सही होगा। ओके, रिजल्टेंट दो सदिशों के रिजल्टेंट के बराबर है, इनमें से एक के बराबर है तो 120। नेक्स्ट चलो अगला क्वेश्चन, लास्ट फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आएगा केमिस्ट्री आपका। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब इस कथन में तुम कहीं मत जाओ, सिंपल सी बात सी पे आओ। जब दो चुंबक रखी जाती है तो प्रतिच्छेद करती हैं, यही बात गलत है, ये नहीं होता है। उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी में जाती है, बंद परिपथ बनाती है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में बहुत आसपास रखी जाती है, सही है। लेकिन ये वाला गलत है, तो जो गलत है वही सही होगा। तो चलिए अब केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री का मैं पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके सामने। ये क्वेश्चन देखो मेरा बताया हुआ क्वेश्चन है। कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान पे एक अक्रिय गैस भरी जाती है, यह उसे से रोकने के लिए किया जाता है। किस चीज़ को रोकने के लिए किया जाता है? तो इसका सीधा आंसर उपचयन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एल्युमिनियम वायुमंडल की O2 के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनाता है, यह क्रिया है। यह कैसी क्रिया है? संक्षारण की, कोलिजन क्रिया है एक प्रकार की। नेक्स्ट कह रहा है अम्लीय माध्यम में फिनाइलफ्थलीन का रंग होता है, तो सिंपल सी बात है गुलाबी होता है। ये सब बताया हुआ क्वेश्चन है। आवर्त सारणी का द्वितीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सिंपल सी बात है ऑक्सीजन है द्वितीय वाला, ठीक है। नेक्स्ट, प्रभावी नाभिकीय आवेश का क्रम कितना है? इफेक्टिव जो न्यूक्लियस क्रम कितना है? तो आप सभी जानते हो क्या, लिथियम पहले आएगा, फिर सोडियम आएगा, फिर पोटेशियम आएगा, फिर रुबिडियम आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, एल्कली की उपस्थिति में एक एस्टर का जलीय अपघटन कहलाता है। आपको टाइम भी बहुत सही मैनेज करना पड़ेगा, आपको इसको कहते हैं साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर जल साबुन के साथ पिष्टमल बनाता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण है? यह CH3COOH है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे यौगिक जो सजाती श्रृंखला में नहीं आते हैं, सजाती मतलब CH2 का अंतर हो। अब देखो CH2 का अंतर नहीं आते हैं, देखो CH12O में नहीं आते हैं। नेक्स्ट, आगरा में ताजमहल का रंग के कारण परिवर्तित, किसके कारण परिवर्तित हो गया? जो आगरा के ताजमहल का रंग है वह किसके कारण? तो अम्ल वर्षा के कारण। नेक्स्ट, स्वाहा प्रति अम्ल का कम करने के लिए प्रयुक्त होती। देखो ऐसे सारे क्वेश्चन मैंने बताए, बहुत सारे क्वेश्चन। तो 40 का क्या आंसर होगा? बी, अम्लीयता होता है। प्रति अम्ल को कम करना है तो अम्लीयता डालो। पाचन में मदद करने वाला अम्ल सबसे बढ़िया कौन सा है? बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कार्बन का अपरूप जिसका उच्च गलनांक है कौन सा होता है? डी इज द राइट आंसर, हीरा होता है। नेक्स्ट चलो,
वह यौगिक जो जलने पर एक धूमिल ज्वाला देता है, सिंपल सी बात है, कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, भाई जलने पर एक धूमिल ज्वाला देता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी H6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलो, वह धातु जो अत्यंत अपक्रियाशील है, वह धातु जो अत्यंत अपक्रियाशील है, डी इज़ द राइट आंसर, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धातुओं का निष्कर्षण से आसानी से किया जाता है, निष्कर्षण जो है आसानी से किया जा सकता है, सिंपल सी बात है, अयस्क का। ठीक है, अब ये एक रिएक्शन दिया CH3COOH प्लस C2H5OH, ऊपर एक्स रखा है, बना रहा CH3COO CH3 प्लस H2O, तो एक्स पूछ रहा है क्या? तो सिंपल सी बात है, एक्स आपका H2SO4 है। ठीक है, नेक्स्ट चलो, कह रहा है आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित जो है, किस पे है आधारित आधुनिक आवर्त नियम? तो आपको पता होना चाहिए परमाणु संख्या पे, एटॉमिक नंबर पे। वह तत्व जिसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, बहुत इजी है, बहुत इजी आया केमिस्ट्री। वह तत्व जिसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है उसको हम क्या कहते हैं? बोरान कहते हैं। नेक्स्ट चलें, हाँ चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब लोग कमेंट करते रहिएगा अपना। 49 नंबर, मैग्नीशियम को हवा में जलाना है, तो भाई मैग्नीशियम को हवा में जलाना है तो जला दीजिए, मन है तो, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट, संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता और CO के साथ, दरअसल ये CO2 होगा, के साथ अपक्रिया करके चूना बनाना, एग्जाम्पल किसका है स्टूडेंट्स? योगात्मक अपक्रिया का। अच्छा, इसमें कुछ ऑप्शन गलत हैं, ये ऑप्शन कहीं और का है, यहाँ से ABCD, तो C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कह रहा है कि बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है? बेरियम जो है किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है? तो सोडियम को, बेरियम जो है सोडियम को विस्थापित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का विघटन है, जो ग्लूकोज है उसका विघटन क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, अपउपचयन अपक्रिया होती है, यानी C इज राइट आंसर। नेक्स्ट 53, POP की बात कर रहा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP कहते हैं, का फार्मूला क्या है? तो CaSO4 × 12 H2 इज़ द राइट आंसर। याद करने वाली चीज़ ये है। अब ये क्वेश्चन बताया हुआ है, स्ट्रिकम NOH के साथ क्रिया करके एक लवण बनाता है जिसका pH मान क्या होता है? 7 के बराबर। लवण का 7 के बराबर ही तो होगा। अब देखो, वह धातु जो अपने मूल अवस्था में नहीं पाई जाती है, ठीक है, प्यारा आंसर होगा इसका, Fe इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, एक परमाणु की n कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, nवें कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसके नाभिक में 18 इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए सिंपल सी बात तुम्हें समझना पड़ेगा क्या, कि आपको कहीं ना कहीं चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे द्रव्यमान संख्या निकालना है। ठीक है, समझना, इसमें सिंपल सी बात ये कहा है कि nवें कक्षा में, तो आपको पता है K होता है, L होता है, M होता है, N, तो K में आपका 2 होगा, 8 होगा, 8 होगा, इसमें कह रहा 7 है, इसमें तो बता ही दिया, तो 2 8 8 कितना हो जाए, जोड़ लो आप सभी, 8 8 16 17 18 18 18 7 25, मतलब 25 ये हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 25 हो गई। भाई ये एनएम कहा है ना, बाकी में तो होगा, 25 हो गया। तो प्रोटॉन भी 25 होंगे, तो P प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 25 हो गया, न्यूट्रॉन दिया 18, जोड़ दो, 8 5 13, 2 3 43 इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मैं इसको मानता हूँ, एकदम बहुत ही जानदार क्वेश्चन। 91 में 7वां है तो K11 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये स्कैंडियम के वाई इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होते हैं, इनको करना भी चाहिए। तो C इज़ द राइट
n बराबर 3। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, सिंपल सी बात आ जाएगा। इस पर मैं एक अच्छा सा वीडियो और बनाने वाला हूँ, बहुत ही प्यारा लगता है ये कह रहा है निम्न में से कौन सा यौगिक अष्टक नियम का अनुपालन नहीं करता है। कौन सा ऐसा नियम है जो अष्टक नियम का अनुपालन नहीं करता है। तो 58 का सिंपल सा आंसर डी इज़ द राइट, PCl5 नहीं करता। देखिए अभी तक आप अगर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, 96 28 00 47 08, ठीक है, नंबर एकदम याद रखिए। 59 कह रहा है धातु के फास्फेट का सूत्र MPO4 है, ठीक है, MPO4 होना चाहिए था, MPO4 है। तो इसके नाइट्रेट का सूत्र कैसा होगा। इसके नाइट्रेट का अगर बात करें तो आप सभी को पता होगा, M नाइट्रेट का थ्राइस कर दो, ये इज़ द राइट आंसर। डी क्या होगा, डी एकदम सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयुकाल T½ 60 मिनट है। 60 मिनट में अगर 1 ग्राम है, समझना, अर्ध आयुकाल मतलब 1 ग्राम अगर 60 है तो 60 मिनट बाद आधा ग्राम बचेगा। अर्ध आयुकाल का मतलब तो 3 घंटे बाद, 60 मिनट में मतलब 1 घंटा, 3 घंटा तो दूसरे घंटे में 1/4 हो जाएगा, तीसरे घंटे में 1/8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, मतलब अगर ये 100% था तो यहाँ 50 हो गया, यहाँ 25 हो गया, यहाँ 12.5, ऐसे देखो आंसर आ गया 12.5। सिंपल है कि नहीं समझोगे, अब समझो फिर से। 60 मिनट है मतलब अगर 100% कोई चीज़ है तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा बाद तो 50% रह जाएगी, 1 घंटा की बात है। अगले 1 घंटे में इसका आधा, आधा मतलब फिर से 25% हो जाएगी, फिर अगले 1 घंटे बाद इसका आधा। अगर 4-5 घंटे पूछता तो आधा आधा करते जाते, तो 3 घंटा हो गया, 1 2 3, 12.5 इज़ द राइट। तो ये रहा आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का ब्यौरा, ठीक है। अभी मैथमेटिक्स बाकी है, तो मैथमेटिक्स को आपको अशोक सर कराएंगे पूरे बहुत ही विस्तार से। इस वीडियो को बनाने का यही पर्पज़ है कि आप सभी को बहुत ही प्यार से समझ में आए, एकदम फाड़ के रख दो इस बार। तो चलिए ऑल दी बेस्ट है। अभी मैं बुलाता हूँ अशोक सर को, आगे की जो जितने भी क्वेश्चंस हो गए अशोक सर कराएंगे पार्ट 2 में, पार्ट 3 मैथमेटिक्स, सॉरी पार्ट 3 मैथमेटिक्स में। तो आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, तो दोस्तों अब मैथमेटिक्स की बारी आ गई, जो कि पार्ट 3 है। आपका कंप्लीट पेपर 3 सेक्शन में डिवाइडेड था। पार्ट 1 यानी कि साइंस के, एक में आपका रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री आएगा, एक पार्ट में आपका फिजिक्स आएगा यानी भौतिक शास्त्र से क्वेश्चन आएंगे, और तीसरे पार्ट में आपका मैथमेटिक्स का पूरा सेक्शन ही रहेगा। यानी कि यहाँ से बाद के जितने क्वेश्चन होंगे केवल और केवल वो मैथमेटिक्स के होंगे। तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही खूबसूरती से सॉल्व करेंगे। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक भी आपको दूंगा ताकि आप एग्ज़ाम में टाइम बचाओ। क्वेश्चन कर तो सब ही ले जाएंगे, लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट वो है जो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना पाए और हर क्वेश्चन पे उतना ही टाइम दे जिस हिसाब से एग्जामिनर उसे डिज़ाइन किया है। क्योंकि जो पेपर डिज़ाइन करता है उसे कहीं ना कहीं मालूम रहता है कि कैसा क्वेश्चन है और इसके लिए मिनिमम या मैक्सिमम कितना टाइम इनफ है, ठीक है। तो पूरा 90 पेपर आपका क्वेश्चन का सलूशन कराया जा रहा है। अब फर्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का लेकर आ रहा हूँ जो कि 61 नंबर पे है, तो सभी लोग सॉल्व करेंगे। और इससे पहले अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं गाइस, तो आप अभी पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ना गलती नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और एक बार लाइक बटन को ज़रूर हिट करेंगे। हिट द लाइक बटन नाउ एंड स्टार्ट द क्लास, कंटिन्यू। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन या 61 कह लीजिए, ओके आ चुका है आपके स्क्रीन पे। इसका PDF कंप्लीट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज क्वेश्चन क्या कह रहा है 61 नंबर पे, वह लघुत्तम संख्या क्या है। तो ट्रिक याद आ गया, कौन सा, आप बोलोगे सर छोला बम। यानी कि छोटी संख्या पूछती है तो लसा निकालते हैं, छोटी संख्या या लघुत्तम संख्या का मतलब क्या, छोटी संख्या, तो इसका लघुत्तम निकालोगे यानी LCM निकालोगे। इस क्वेश्चन में चाहे कुछ भी हो, ठीक है। बड़ी संख्या कहती है या अधिकतम संख्या कहती है बड़ी,
तो हमें आपको फार्मूला बताया था छोला के साथ बम भी, तो छोला यहाँ बम यहाँ, यानी बड़ी संख्या पूछेगा तो आप क्या निकालोगे, मश, यानी कि HCF। ट्रिक याद रहेगा, बहुत लोगों को याद है, हमने रटवा लिया है आपसे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम आपसे क्या करेंगे, लॉसन निकालेंगे। तो ये 12, 18 और 36 है, इन तीनों का लॉसन निकालने से पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िए और 45 से विभाजित किए जाए तो क्रमशः 8, 14, 32, 41 शेष रहें, है ना। क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है, कह रहा है वह कौन सी संख्या है जिसमें हम अगर 12 से भाग करेंगे तो 8 शेष बचेगा। देखो 12 से भाग किए 8 शेष बचा, डिफरेंस कितना है, 4 का। अगर हम 18 से भाग कर रहे हैं तो 14 बच रहा है, डिफरेंस कितना है, 4 का। 36 से भाग कर रहे हैं तो 32 बच रहा है, देखो 36 से कर रहे हैं तो 32 बच रहा है, इसमें भी डिफरेंस 4 का है। और 45 से कर रहे हैं तो 41 शेष बच रहा है, डिफरेंस कितना का है, 4 का। यानी सभी संख्याओं में 4 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका एलसीएम निकालेंगे पहले, ठीक है, इस सभी का एलसीएम, और 45 का भी, 45 अलग नहीं है, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से 4 माइनस कर लेंगे, क्योंकि सब में से 4 बच रहा है। तो बस चलिए एलसीएम निकाल दीजिए, यानी कि 12, 18 और 36 और 45, है ना। इसका आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने सबको आता है, 2 से डिवाइड कीजिएगा, फिर 2 से कीजिएगा, ठीक है, फिर 3 से कीजिएगा और एलसीएम निकाल के हमें बता दीजिए कितना आ रहा है। आप बोलोगे सर 180 आएगा, ये तो बच्चे भी कर पाएंगे आराम से, 180, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 4 माइनस कर देंगे, तो टोटल हमारा वह संख्या क्या आ जाएगी, 176। समझ में आया, करना कुछ नहीं है, इन सब का एलसीएम निकाल के 4 हमें माइनस कर देना है। ऑप्शन नंबर ए को आप अच्छे से फिलअप करोगे, अच्छे से कलर करोगे OMR शीट को, ताकि पूरे के पूरे नंबर आपको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए और एक एक क्वेश्चन देखो, बहुत ही ज़रूरी है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए भी। P एक कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, Q उसी कार्य को 50% अधिक सक्षम है, ठीक है। अगर P को मान लो 9 दिन लगते हैं तो Q को कितने दिन लगेंगे, कोई बताएगा, 6 दिन लगेंगे। क्यों लगेंगे, क्योंकि Q जो है इनसे 50% अधिक सक्षम है, तो 50% कम समय लेंगे। अगर ये 9 दिन ले रहे हैं तो इनका 50% कम समय लेंगे, ठीक है, 50% कम समय लेंगे। तो इस तरीके से आपका अगर P को 9 दिन लग रहा है तो Q को कितने दिन, 6 दिन, ठीक है, क्योंकि क्षमता इनकी अधिक है। और सुनो और डिटेल में आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जो लोग थोड़ा अभी वीक हैं कार्य और समय में, तो इसको आप कैसे समझ, देखो P की क्षमता कितनी है, मान लो किसी कार्य को करने के लिए P की क्षमता 1 है ना, और Q की क्षमता तब कितनी होगी, Q की क्षमता कितनी होगी, इनसे 50% अधिक, यानी इनसे 50% अधिक, ठीक है। तो इनकी क्षमता Q की कितनी है, 3/2, या कह लीजिए 1 सही 1/2, यानी एक दिन में P 1 काम करेंगे तो ये 1.5 काम कर लेंगे, है ना, समझे। तो आपको मालूम है कि P किसी कार्य को अगर P किसी कार्य को 6 दिन में कर रहे हैं और इनकी क्षमता है 1, Q किसी कार्य को X दिन में कर रहे हैं और इनकी क्षमता है 3/2, है ना, 3/2। बस आराम से इसको तो अब आप कर ही सकते हो सॉल्व। देखो 3 से आपका 6 कट जाएगा P के लिए, सॉरी P 9 दिन में कर रहे हैं तो यहाँ पे 9 रहेगा, ठीक है। तो 3 से ये 9 कट गया 3 बार में, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो गया, 6, यानी X कितने दिन में करेंगे गाइस, 6 दिन में। ऑप्शन नंबर C आपका परफेक्ट आंसर होगा। और इसको आप अपने तरीके से कर सकते हो, ये क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के आप अपने तरीके का जो भी आसान ट्रिक है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इस चैप्टर में या इस सेशन में आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो, इसलिए बहुत ही प्यार से समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपका शंकु पे आया है, कह रहा है 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को,
तो 7 सेंटीमीटर इसका आधार का त्रिज्या है और ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर और ये 7 है। शंकु को तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल की चादर की आवश्यकता होगी? शंकु है तो कहीं ना कहीं इस टाइप का ही तो शंकु होता है, ऐसा ही शंकु होता है ना। आप बोलो यहाँ सर ऐसा ही होता है। तो गाइस आप ये देख रहे हो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये आपका 90 अंश कोण है, ये आपकी ऊंचाई है, ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण है। तो ये आप निकाल सकते हो कर्ण, आप आसानी से निकाल सकते हो कर्ण, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर है ना। 24 का स्क्वायर कर दीजिए 576, 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625, ठीक है 625। 625 का अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी ये बड़ी भुजा ये कर्ण आपका कितना है 25 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेंगे, हमने पूछा है कितने चादर की या क्षेत्रफल की चादर की आवश्यकता होगी। तो एक चीज़ याद रखना, अगर स्मार्ट स्टडी रख रहे हो तो चादर का मतलब इस पे एक आप कपड़ा लपेट रहे हो, ठीक है, इसके चारों तरफ। ये जो टोपी पहनते हो आप बर्थडे में तो चारों तरफ एक चमकीला लपेटा रहता है जो चमकता रहता है। तो कह लीजिए ये चादर को हटाकर एक प्लास्टिक लपेटा जाए तो उस प्लास्टिक का कितना एरिया यूज होगा। तो ऐसे कंडीशन में हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। तो इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है क्या पाई आर एल, फार्मूला याद होगा किसी को तो समझ गया होगा, पाई आर एल प्लस आर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो बस इसी में वैल्यू रख दीजिए। पाई की वैल्यू आप कितना रखेंगे 22/7, 22/7 है ना। आर का मान त्रिज्या 7 है, ये लंबाई अभी आपने निकाला 25 रख दीजिए। पाई का मान फिर से 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 7 × 7, 7 × 7। बस अब तो आसान हो गया। देखो एक 7 से एक 7 कैंसिल, 1 7 से 1 7 यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो 22 × 25 यहाँ पे बचा, 22 × 25 गुणा कीजिए 550 आ जाएगा, प्लस 22 × 7 यहाँ पे करेंगे तो 154 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ के बता दीजिए कितना आ रहा है। तो आप बोलोगे सर 704 आ जाएगा। और ये किस में आएगा सेमी स्क्वायर में, 704 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। किया क्या गया है इस क्वेश्चन में, पहले हमने इस भुजा को निकाला है यानी कि तिर्यक ऊंचाई निकाला है, फिर संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला अप्लाई कर दिया है। तो ये संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला है, ठीक है। इसी तरीके से आप भी करोगे और इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट है, समझ जाएंगे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछेंगे भी, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार टीन 12 सेंटीमीटर लंबी है। कोई टीन का डिब्बा है जो कि 12 सेंटीमीटर क्या है लंबा है और 5 सेंटीमीटर चौड़ा है। ओके चलिए 12 सेंटीमीटर लंबा 5 सेंटीमीटर चौड़ा है, ये मान लेते हैं लंबा है, ये चौड़ा है ना। अब फिर कह रहा है इसे लंबाई में इस प्रकार रोल्ड मतलब इसको गोल फॉर्म में बदला जा रहा है। जैसे आप जिस पेपर पे ऐसे लिख रहे हो, मान लो इसी कागज़ को ऐसे गोली फॉर्म में बदल दिए, इधर से भी गोल, आँख में लगा के देखते हो ना गोला करके दूरबीन की तरह, तो गोल फॉर्म में बदल जाता है, ठीक है। तो बदल दिया जा रहा है इसको भी। और क्या किया जा रहा है, बदलने के बाद आमने सामने के सिरे को एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, मतलब इसको इधर खींच के लाएं, इसको इधर खींच के लाएं, तो ये गोल फॉर्म में ऐसे बदल जाएगा। लेकिन मुझे कोई बात बताइए, अगर ये गोल फॉर्म में बदल भी जा रहा है तो ये जो इसकी दूरी थी ये कभी बदलेगी? इसको आप इसी दूरी को मान लेते ये दूरी है, अब इसको आप ऐसे गोली में भी बदल दोगे तो ये दूरी टोटल नहीं ना बदलेगी जो ये थी। आप बोलोगे सर नहीं, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो इस वृत्त के फॉर्म में बदलेगी तो वो उसकी परिधि हो जाएगी जो कि बराबर होगी। समझ में आई चीज़ें। अब इसका यूज करते हैं कि क्यों ये चीज़ें आप बता रहे हैं कि बदलेगी नहीं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है तो बेलन का आयतन, इसे बेलन के फॉर्म में बदल दिया गया,
ठीक है, एक बेलन के फॉर्म में, तो बेलन कैसा होता है, लंबाई 5 है तो 5 ही रहेगा। ये नीचे जो ये 12 सेंटीमीटर थी ना, इसको गोला बना दिया गया है, ऊपर भी तो ऐसे रोल्ड हो जाएगा। आप एक पेपर लो, आराम से ऐसे गोल करो तो इसी हिसाब से कुछ बनेगा आकृति, जिसमें इसकी हाइट कितनी है, आप बोलोगे सर 5, हाइट 5 है। और ये इसकी परिधि कितनी है, परिधि आप बोलोगे सर इसकी जो लंबाई थी यानी 12 लंबाई थी तो 12 ही होगी। और परिधि का फार्मूला होता है, सबको पता है 2πr, यानी ये 12 है ना। 2π का मान रहने दीजिए, r का मान आपसे पूछा है कि ये त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है, तो r भी रहने दीजिए बराबर 12। 2 से 12 को काट देंगे 6 बार में, r पूछा है तो 6/π को नीचे भेज दीजिए, 6/π है ना। ये आपका आ गया क्या, r का मान 6/π। क्लियर है, त्रिज्या आपने निकाल लिया। आयतन पूछा है, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, सबको पता है, πr²h। बेलन के आयतन का फार्मूला, तो पाई r का मान आपको पता है, निकाल लिया कितना, 6/π, यानी कि 6/π का स्क्वायर, और हाइट क्या है 5 है, रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो 6 जहाँ का 36 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 180, और पाई स्क्वायर नीचे है क्योंकि ये नीचे है, और एक पाई कट जाएगा, यानी कि 180/π। सॉल्व करने पे आ जाएगा 180/π सेंटीमीटर क्यूब इसलिए है कि आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होता है, घन क्यूब में, है ना। तो 180/π ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है। देखो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था बिहार पॉलिटेक्निक में, तो इसको आप बेहतर तरीके से समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही चुटकियों वाला है, आसान सा सवाल है, इसको आप बिल्कुल, हाँ सच में आसान है यार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने स्टोर से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर 10% की छूट देता है। अगर आपका कोई दुकान है, आप कोई वस्तु बेच रहे हो, तो बोलो कि ये लो भाई हमसे सामान खरीद लो, आपको हम 20% छूट भी देंगे, ठीक है। 650 रुपये का एक कुकर का मूल्य था, 500 रुपये एक हीटर का मूल्य था, 65 रुपये एक बैग खरीदने वाले ग्राहक को कुल कितने रुपए छूट मिलेगी। यानी कि जो ग्राहक खरीदने आ रहा था इनसे 650 रुपये का कुकर खरीदा, 500 रुपये का इनसे एक और हीटर खरीदा, और 65 रुपये का एक बैग खरीदा। टोटल कितने का शॉपिंग किया पहले, 5 और 6 5 11, 1 6 और 6 12, यानी कि ये 1215 रुपये का इनके यहाँ से सामान खरीदता है, तो इन्हें छूट कितनी मिल जाएगी, इन्हें छूट मिल रही है 10% की, है ना। तो इसका 10% निकाल लीजिए, 10% तो निकालने आता ही होगा। चलो 1 0 कैंसिल। अब ये कितना हो गया, आप बोलोगे सर ये 1215/10 हो गया, एक अंक पे दशमलव लगा दो क्योंकि नीचे 1 0 है, तो 121.5 रुपये, 121.5 रुपये। ऑप्शन नंबर डी आसान है, बिल्कुल आसान है। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और एनर्जी आपके अंदर पूरी होनी चाहिए। पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपको पूरा इतिहास भूगोल दे दिया जा रहा है कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं, और इसी बेस पे आपको तैयारी भी कराई जा रही है क्रैश कोर्स में। जो लोग 96 28 0047 08 पर कॉल करके क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं, तुरंत के तुरंत जुड़ जाओ, लास्ट समय है। इन बचे हुए समय में वो चीज़ें आपको पढ़ाई भी जा रही है जो सीधे सीधे एग्जाम में आएंगे। तो गाइज एक भी चीज़ मिस ना हो, उस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए तुरंत कि सर मुझे क्रैश कोर्स में जुड़ना है, पॉलिटेक्निक की पूरी तैयारी करनी है। आपकी तैयारी हो जाएगी। कोई नंबर मेरा वाला भी ले लो, लेकिन केवल जुड़ना होगा तभी कॉल करोगे या व्हाट्सअप करोगे। बार बार आप परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि चीज़ें आपके लिए बेहतर बनाई जा रही हैं, और ये फ्री में PDF है। हमने बोला था आप सभी लोग सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको मैं एक फुल लेंथ का पेपर ही पूरा सोल्यूशन फ्री में करा दूंगा, और ये प्रॉमिस है, तो ये किया जा रहा है, ठीक है। आप इसका पूरा बेनिफिट्स लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ के अपने आप को और भी ज़्यादा प्राउड फील कराइए।
आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पर दो भाइयों का योगफल 10 वर्ष है। दो भाई हैं, एक भाई मान लेते हैं 1 साल का था तो दूसरा कितना होगा, 8 साल बड़ा होगा। तभी तो आप मान लो आप हो और आपके बड़े भैया हैं, यानी आपकी उम्र जितनी भी होगी हमें नहीं पता है, उनसे आपसे 8 वर्ष बड़े इनके भैया होंगे, तभी तो 8 वर्ष का अंतर होगा। इनका योगफल कितना है, 10 वर्ष है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या करा है, छोटे भाई और बड़े भाई की आयु का अनुपात क्या है, इनका अनुपात पूछा है। ठीक है, और एक कंडीशन यहाँ भी क्या करा है कि 10 वर्ष बाद योगफल 2 गुना हो जाता है। ओहो हो, ये कंडीशन कह रही है कि 10 वर्ष बाद योगफल 2 गुना हो जाता है। ओके, यानी अभी क्या है, अभी के लिए कंडीशन इनका आयु का योगफल कह रहा 8 वर्ष का आयु का अंतर होने पर दो भाइयों का आयु का योगफल, मतलब ये दो भाई हैं यक्स और दूसरे भाई हैं इनके बड़े यक्स प्लस 8 साल के, इनकी आयु का योगफल, इनके आयु का योगफल 2 वर्ष बाद 2 गुना हो जाता है 10 वर्ष बाद। तो अभी आयु का योगफल कितना होगा, अभी जोड़ दीजिए x, मान लीजिए आप x साल के हैं तो आप भी x से 10 साल बड़े हो जाएंगे ना, तो x प्लस 10, और आपके बड़े भैया पहले ही x प्लस 8 साल के हैं, 10 साल बाद ये भी 10 साल और बड़े हो जाएंगे, तो इन्हें भी 10 साल और जोड़ दीजिए। तो यही कंडीशन आपको समझनी है और आप कंफ्यूज होते हो यहीं पर। देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ो, 8 वर्ष आयु का अंतर होने पर दो भाइयों की आयु का योगफल, यहाँ तक केवल, तो दो भाइयों की आयु का योगफल 2 गुना हो जाता है। ओके, तो कह रहा है 2 गुना हो जाता है, तो हमने 2 गुना किया, बस 10 साल बाद कह रहा है तो आपकी उम्र में भी 10 साल हम जोड़ दिए, आपके भैया के उम्र में भी 10 साल जोड़ दिए। अब इसको सॉल्व करके कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी आंसर बताएंगे। x और x 2x, तो 2x यहाँ पे हुआ, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए 2x प्लस 8, इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से, और इधर भी सॉल्व कर दीजिए x और x, कितना 2x 10 और ये 8 और 10 18, 18 और 10 28 28, तो 2x का 2x में मल्टीप्लाई कीजिएगा 4x प्लस 16 है ना, प्लस 16 बराबर कितना हुआ 2x प्लस 28 है, तो रहने दीजिए। हम इस 2x को इधर लेकर आते हैं तो 4x में से 2x माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2x। 16 को इधर लेकर आते हैं, 16 को उधर लेकर आएंगे तो 28 माइनस 16 हो जाएगा, 28 माइनस 16 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 2 और 1 12 आया, 2x बराबर 12, तो x बराबर 12/2, यानी कि x बराबर 6 आ गया। x का मान 6 आया, यानी कि आपकी उम्र कितनी है 6, और आपके भैया की उम्र 8 साल बड़ी होगी, 8 साल बड़ी होगी, यानी 6 में 8 साल और दीजिए, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, यानी कि अनुपात आ गया कितना 6 और 14 का। यही आपसे पूछा था, लेकिन आपसे आंसर में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है, इसको ये छोटे फॉर्म में लिखा है, तो 6 को 2 से काटोगे 3 बार में, 7 बार में 14 कटेगा, यानी 3 और 7 अनुपात दिया है, 3 और 7 अनुपात दिया है, तो आप ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो, आपकी मर्जी। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ सर, ओके, मज़ा आ रहा होगा अब आपको मज़ा आ रहा है। चलिए, स्पीड इसी तरह कंटिन्यू होनी चाहिए, एनर्जी फुल होनी चाहिए, क्योंकि आप चीज़ों को वो सीख रहे हो जो हज़ारों स्टूडेंट छोड़ कर जा रहे हैं। ठीक है, आयु वाले भी क्वेश्चन हो गए। ओह, क्या क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षक, अच्छा कह रहा है एक स्कूल में 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष का आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया। हाँ, 60 साल वाले को हटा दिया गया, उनका रिटायरमेंट हो गया, उनके स्थान पे 30 वर्ष का एक अन्य शिक्षक नियुक्त हो गया। मतलब 60 साल वाले को हटा के 30 साल वाले को ला दिया गया। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की माध्य आयु, मामला फंस गया यार, माध्य आयु पूछा है,
तो माध्य आयु के लिए हमें ना तो शिक्षकों की संख्या पता है कि कितने शिक्षक हैं, ना ही किसी शिक्षक का हमें औसत पता है कि 10 शिक्षकों का इतना औसत है। तो मामला थोड़ा सा गंभीर है, समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। दिमाग को थोड़ा सा और ऑन कीजिए, स्विच को अपने समझने के लिए। हम मान लेते हैं 30 शिक्षक हैं, है ना, 30 शिक्षक है और 30 शिक्षकों की माध्य आयु हम पहले मान लेते हैं कि x वर्ष थी। कितनी? x वर्ष। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है? ओके, 30 शिक्षकों की माध्य आयु x वर्ष थी, तो माध्य आयु निकालते हैं शिक्षकों की आयु का योगफल। हम मान लेते हैं 30 शिक्षकों की आयु का योगफल यम था और हमने 30 शिक्षकों से जो भाग देते हैं वही हमारी औसत आयु या माध्य आयु आती है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हो, क्यों लिखेंगे? हम मान लेते हैं 30 शिक्षकों का कितना m वर्ष टोटल आयु है और इनसे 30 से भाग दे देंगे तो हमें माध्य आयु मिल जाएगी, पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि ये जो m वर्ष थे इसमें से एक 60 लोग के चले गए। टोटल आयु जो m वर्ष थी इसमें से 60 वर्ष के लोग चले गए एक और 30 साल के आ गए, तो संख्या तो 30 ही है। तो अब ये जो नया माध्य बन रहा है यानी x' अगर हम मान ले तो ये पूछ रहा है कि इसके तुलना में ये कितना बदल रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, आपको यही देखना है। तो देखो ऊपर कितना बचा, m-30 घटाने पर और नीचे 30, तो 30 को हम इसमें भी डिवाइड कर देते हैं, इसमें भी डिवाइड कर देते हैं, कर सकते हैं। ये वैल्यू है आपकी x' की। तो x' बराबर यानी नया माध्य बराबर क्या हुआ, आपको दिख गया कि m/30 का मान क्या है, x, यानी पुराना वाला मान यानी कि x। अब -30 से 30 एक बार में कैंसिल, यानी कि एक बार में कैंसिल। तो आपको यहीं पे दिख गया होगा कि ये जो नया माध्य है पुराने माध्य से एक का कमी हो रहा है, यानी कि एक वर्ष घट जाएगा नया माध्य। पहले इनका x था माध्य, अब ये x-1 है यानी एक वर्ष कम है। मजा आया? आसान हुआ? कभी से कंफ्यूज हो रहे थे, तरीके मालूम होने चाहिए, समझ में तो आएगा ही आएगा। बहुत ही खूबसूरती से आपने भी सॉल्व किया, हमने भी किया। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, इसीलिए कह रहा हूँ पैड क्लासेस में थोड़ा सा पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो अभी भी, जो लोग नहीं लिए हो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना, पॉलिटेक्निक लिखकर आपको मैसेज रिप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, टेलीग्राम में इसका PDF दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है रेशवा एकेडमी। लगभग 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट उसमें जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़िए, जब तक आप जुड़ेंगे तब तक और ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गीता, ओहो गीता की बात कर दिया, दंगल वाले गीता और बबीता नहीं है। क्वेश्चन है गीता 1.34 किमी की दूरी एक बंदूक से गोली चलाती है। अच्छा, गीता एक बंदूक चलाती हैं, ठीक है, बंदूक यहाँ से फायर करती हैं। ओके, चलिए बंदूक यहाँ ने फायर किया, गोली निकली और ये कितनी दूरी पर हैं, 1.13 किलोमीटर। 1 दूरी यानी कि दूरी क्या मान दिया, 1.34 किलोमीटर, है ना। गोली चलाई, वह 4 सेकंड बाद सुनाई देती है। टाइम है 4 सेकंड बाद हमें सुनाई देती है। अच्छा, आवाज़ की यात्रा दूरी करने की गति क्या थी? गति का मतलब स्पीड, स्पीड आपसे पूछा है, स्पीड आपसे पूछा है। स्पीड बराबर यानी कि चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर, आप बोलो सर दूरी बटा समय। दूरी दिया है 1.34, समय कितना है 4, कितना है 4। ये किलोमीटर में है, इसको आप मीटर में बदल दो, 1000 से गुणा करके। ठीक है, अब इसका दशमलव हटाएंगे 2 अंक वाला तो 2 0 नीचे आएगा, आ जाएगा। कैलकुलेशन तो स्मार्ट वही अब कर लिए होगे। 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो गया। 2 से 4 को काटे या 4 से डायरेक्ट काट दो या 2 से काटो 2 बार में और इसको 5 बार में, है ना। फिर 2 से
इसे काट दो 134 को, 2 छक्का 12, 2 साते 14, ठीक है। 67 में 5 से आप मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर ऊपर, तो 5 साते 35, 5 छक्का 30 और 5 35, है ना 35, यानी कि 335 मीटर प्रति सेकेंड। अब सोचो करना क्या है, चाल पूछा है, गति पूछा है, चाल बराबर दूरी बटा समय, केवल एक फार्मूला हमने लगाया, आंसर आपका निकल कर भागते हुए आ गया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके गुरुजी को थोड़ा अपना क्या प्यार और सपोर्ट दिखाना। सब्सक्राइब अभी कीजिए सभी लोग, अभी के अभी हो जाने चाहिए, मैं नहीं जानता। और घंटी बटन दबा कर टन दे, आशीर्वाद भी ले लेंगे। घंटी बटन दब जानी चाहिए, ऑल पे क्लिक हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूँ। ओके, बहुत ही ईमानदार स्टूडेंट है मेरे, कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गाइस कि एक निश्चित अवधि के लिए, टाइम के लिए, निश्चित अवधि का मतलब टाइम के लिए 10%, आर का मान 10% दिया है, प्रति वर्ष की दर पर 1800 रुपये पर 1800 रुपये प्रिंसिपल दे दिया है, मूलधन दे दिया है, पर चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है। वर्षों में समय ज्ञात कीजिए, ये टाइम कितना समय में इतना हो जाएगा ये आपसे पूछा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला आपको मालूम है कि CI बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर में n -1, क्योंकि ये है चक्रवृद्धि ब्याज, हम मिश्र धन का नहीं लगा रहे हैं कि 1 नहीं लगाएंगे, समझे, -1 लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम CI निकाल रहे हैं। इसको आप सॉल्व कर दीजिए ब्रैकेट में करके, बस सॉल्व करेंगे, n का मान या t का मान आपको निकल जाएगा। n आपका समय है, सारा वैल्यू पता है, p का पता है, CI का पता है, r का पता है। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, वैल्यू को पुटअप कीजिए और n बराबर 2 लाकर हमें बता दीजिए कि हाँ सर 2 आएगा, सही है। आप टाइम लीजिए, वीडियो को रोकिए, सॉल्व कीजिए और n बराबर अगर 2 वर्ष अब का आ रहा है तो आप सुपर हो, नहीं तो फिर से सॉल्व करेंगे। और सुपर ही बनना है, फ्लॉप नहीं होना है, ठीक है। चलिए, आई होप आप इसे कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग टू यू, ओके, इक्वेशन दिया है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया है आपके प्रीवियस ईयर में, कह रहा है इसका मान बताइए, इसका मान बताइए। और हमें पता है कि अगर कोई ऐसे है, 2 घात की करड़ी है, मान लो ऐसे x है, 2 घात की करड़ी है, अंदर x है, अगर हम करड़ी हटाते हैं तो जितने घात की होती हैं 1/, उतना आ जाता है। 2 घात की हैं तो 1/2 हो जाएगा। अगर ये गलती से 3 घात की करड़ी रहती तब यहाँ पे 3 लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं सर, x पावर में 1/3 आ जाएगा। मतलब जितने घात की करड़ी उतना इसके सिर के नीचे। बात क्लियर? अगर ये गलती से n घात की करड़ी हो तो जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है, कोई दिक्कत नहीं सर, अगर ये करड़ी हटाएंगे और करड़ी के अंदर है x², है ना, तो करड़ी जब हटाएंगे, रूट हटाएंगे, तो x² के पावर में कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 1/n। तो इसको चलो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो x² है इसका जब ये सिर का हटाएंगे तो 1/n आ जाएगा। आ जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। और ये ऑलरेडी n/2 है, n/2 है तो रहने दीजिए, ऑलरेडी n/2 है और इसके पावर में 2 है, तो हमें पता है पावर का क्या होता है, गुणा होता है। तो ये जब ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर का 2 का गुणा हो जाएगा। हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा गाइज। ओके, चलिए, तो ये 2 से 2 को काट भी सकते हैं क्या? हाँ सर काट दीजिए। n से n को काट सकते हैं क्या? हाँ सर ये भी कर दीजिए। बचा क्या? 1 बचा, यानी केवल x² बचा। 1 का गुणा करते हैं तो 1 ही होगा, यानी x² बचा। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कहानी? ऐसे ही करना है, खूबसूरती से आप क्वेश्चन को अंजाम तक पहुंचाओगे। और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज अ पावर। आप जितना कॉन्सेप्ट बेहतर लगाओगे
उतना ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। मज़ा आ रहा होगा ना, बहुत मज़ा आ रहा होगा तुम लोग को, मुझे पता है। लाइक करना ना भूलिएगा। आपसे एक क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करके n का मान बताना है। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, हमें भी बताइए और सॉल्व भी कीजिए। चले, √3 के पावर में 5 है और 9 के पावर में 3 है ना। तो हमें पता है कि अच्छा इसको मैं जूम कर दूं क्या थोड़ा सा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में इसमें ज़्यादा मैटर है नहीं। चलो, क्योंकि हिंदी में हो या इंग्लिश, बात तो एक ही है। तो इसका जब रूट हटाएंगे तो फिर से 1/2 आ जाएगा, यानी कि 3 के पावर में 5 है तो बटा 2 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर आ जाएगा। और ऑलरेडी यहाँ पे 9 के पावर में 2 है, 9 के पावर में 2 है, तो हम इसको ऐसे 9 को क्या लिखेंगे, 3 के पावर में 2 लिख सकते हैं, और ऑलरेडी पावर में 2 है तो 2 का 2 ऐसे लिख सकते हैं। देखो लिख दिए, यस सर लिख दिए। और ये 3 के पावर में क्या है, n है यहाँ पे ऑलरेडी, गुणा क्या कर रहा है, 3√3। ये थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा कि गुणा में क्या है, 3 × √3। √3 को आप ऐसे लिख दो, 3 के पावर में 1/2, क्योंकि इसका रूट हटेगा तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा इसके सिर पे। आ गया? आप बोलोगे हाँ सर आ गया। अब क्या करें, अब जो हम कह रहे हैं उसको कीजिए। इधर 3 के पावर में सबको ऐड कर दीजिए। जब बेस समान हो, यानी 3 और 3 है, तो पावर जुड़ जाते हैं। ये तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो थ्योरी लेक्चर प्ले लिस्ट में मैं डाला हूँ, सब जाके देख लीजिए, चैप्टर वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का। यानी कि 3 के पावर में 5/2 और प्लस 4 जुड़ गया इधर, बराबर इधर क्या है, 3 के पावर में n है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/2, n + 1 + 1/2 सबको हमने जोड़ दिया, क्योंकि सबका बेस 3 ही है। हाँ यस सर, आसान है। चलो तो जोड़ दो ना इसका। देखो 2 चौका 8, यानी कि 3 के पावर में कितना हो गया, अगर एलसीएम लोगे 2 तो 2 का गुणा करोगे 4 दूना 8 और 5 13, 13/2 आएगा, बराबर इधर कितना आएगा, इधर भी लिख दो, 3 के पावर में जोड़ दो, 2n 2 और 1 है ना, यानी कि 2n + 2 + 1, यानी कि इसको आप हटा के 2n + 3 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना जी, बिल्कुल लिख सकते हो। चलो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 के पावर में 2n + कितना 3। अब आपको देखो ये LHS है, ये RHS है, दोनों 3 के पावर में है, तो घातों की तुलना कर सकते हैं, यानी कि 13/2 बराबर हो जाएगा 2n + 3 के। होगा? आप बोलोगे हाँ सर होगा। तो बस 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, यानी कि 13 बराबर 2 का 2n में गुणा करोगे 4n + 6 है ना, 4n + 6। चलिए तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 6 को इधर लेते आइए, 6 को इधर लेते आइए। चलिए तो इधर लेते आते, कोई नहीं, इसको आप थोड़ा सा अभी इरेज करेंगे। क्यों करेंगे, किसी को कुछ दिखा, ये 2n + 3 है, लेकिन नीचे वहाँ 2 कहाँ गया, ये 2 भी तो है, क्योंकि यहाँ एलसीएम लिए थे तो ये 2 नीचे रहेगा ना। अब बोलोगे हाँ सर 2 तो रहेगा, तो 2 को रहने दीजिए, है ना। इस 2 को रहने देंगे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, इधर देखो 3 को इधर भेज दो, तो 13 है -3 बराबर 2n है, तो 13 - 3 10 हुआ, 10 बराबर 2n, 2n बराबर 10, तो n बराबर 5, क्योंकि 2 से भाग दे देंगे, n का मान 5, यही तो पूछा था, n का मान कितना होगा। ऑप्शन नंबर बी को एकदम रंग देंगे, ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लियर, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लग रहा है बीच के 6-7 क्वेश्चन मिसिंग हैं, और ये क्वेश्चन चलो कोई नहीं, 80 से करते हैं। PDF में
सारा क्वेश्चन आपको है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, व्यंजक इसका मान बताइए। ओहो हो, किस फॉर्म में दिया है और किस फॉर्म में पूछा है। कॉट और कोसेक के फॉर्म में दिया है, साइन कॉस टेन कोसेक के फॉर्म में पूछा है कि क्या होगा। अच्छा, तो हम तो इसे आसानी से सॉल्व करेंगे। आप माइंड को थोड़ा एक लेवल फिर से ट्यून कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। या तो कॉट को चेंज कर लो या फिर कोसेक को, किसी एक को चेंज कर लो। तो हम तो ये कॉट को चेंज करेंगे, क्योंकि कॉट स्क्वायर का फार्मूला मुझे याद है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखेंगे, अपॉन में 1 प्लस कॉस सेक ए। जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। इसी को सॉल्व करेंगे। कैसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसका इधर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस क्या, कोसेक ए रहेगा एलसीएम, इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 प्लस कोसेक ए प्लस यहाँ पे क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आप लिख दीजिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये क्यों लिखा गया है, इसलिए लिखा गया है 1 से 1 खत्म। देखो कोसेक ए कोसेक स्क्वायर ए, दोनों में कोसेक ए हम कॉमन ले लें, कोसेक ए कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, और वहाँ पे स्क्वायर है, एक हम निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, कोसेक ए बचेगा। क्लियरली समझ पा रहे हैं। और नीचे 1 प्लस कोसेक ए है तो रहने दीजिए ना, नीचे 1 प्लस कोसेक ए रहने दीजिए। और देखिए एक बार फिर से कि 1 प्लस कोसेक ए 1 प्लस कोसेक ए कैंसिल आउट, बचा क्या, समझ गए, आंसर दिखा। ऑप्शन नंबर डी को आप अपना खूबसूरत आंसर में कन्वर्ट करोगे। क्लियर हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिए अगर बाद में देखना है तो भी, और इसका पीडीएफ में इसका फुल सॉल्यूशन का मैं लिंक ऐड कर दूंगा। उसी पीडीएफ को क्लिक करके आप जब चाहो तब सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस समय सूर्य की बात हो रहा है, यानी कि ऊंचाई दूरी, जिस समय सूर्य की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर हो, उस समय सूर्य की तुलना में जिस समय ऊंचाई 30 हो, समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी। ओके, पहले हम एंगल, एक मीनार है, कह रहा है जब 60 अंश होती है, जब ये ऊंचाई की बात कर रहा है कि जब ये 60 अंश होती है और जिस समय ऊंचाई 30 अंश होती है, यानी कि यहाँ से 30 अंश होती है, ये 30 अंश है और ये आपका 60 अंश है। कह रहा है आपसे, क्वेश्चन को आप समझिए और पकड़िए कि आपसे पूछना क्या चाहता है, कि जिस समय इसकी ये दूरी या लंबाई, ये दूरी कह लो, परछाई की लंबाई जितनी थी, जब ये 30 अंश होता है तो इससे ये 40 मीटर अधिक हो जाती है, यानी कि x प्लस 40 हो जाती है। जमीन पर, समतल पर, यही तो कह रहा है, उस समय समतल पर खड़ी जमीन की छाया 40 मीटर अधिक लंबी, यानी कि ये टोटल लंबाई कितनी है, 40। ये भी समझ लीजिए। और हमने इससे आपसे पूछा क्या है, ये हाइट पूछा है। ठीक है, आपसे हाइट पूछा है। अब आप इसको बता सकते हो और कर भी सकते हो। चलिए मैं आपको सॉल्व करा दूं। बिल्कुल tan का फार्मूला लगेगा लंब और आधार में। हाइट पूछा है, ओके, कलर चेंज। ठीक है, तो हम tan 60 अंश में लेते हैं पहले, कि tan 60 अंश लंब h है, आधार x है, यानी कि h/x। tan 60 अंश का मान कितना होता है, बच्चे को पता है कि सर √3 होता है। कितना होता है, √3। तो h बराबर, या आपका x बराबर कितना हो जाएगा, h/√3। देखो हुआ √3, यानी tan 60 अंश को हमने नीचे लिखा है। हाँ सर होगा, चलो हो गया। तो अब इसे करते हैं, अब 30 अंश का लेते हैं,
यानी कि अब यहीं पे हम साइड में tan 30 अंश लेंगे, tan 30 अंश, तो tan थीटा बराबर ये वाला जब कोण ले रहे हैं तो लंब यानी कि h और आधार ये, यानी कि लंब h और आधार कितनी हो गई, x + 40 हो गई। और tan 30 अंश का मान आपको पता है गाइज कितना होता है, आप बोलोगे सर 1/√3 होता है, बराबर h का मान आपको पता है, नहीं पता है वही तो निकालना है, बराबर h बटा x का मान आपको पता है, आप बोलोगे हाँ पता है, कितनी है h/√3, h/√3। तो पहले आप ये x + 40 रख दो, इसका इधर मल्टीप्लाई करके लेके आओ तो आपका काम और आसान हो जाएगा। अब इसे सॉल्यूशन कर दें, इसको इधर खिसकाइए, चलो तो अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए तो 1/√3 बराबर आपका h बटा में x का मान आपने रखा कितना, वैल्यू रखिए h/√3, h/√3 अब प्लस 40 है तो 40 भी रहने दीजिए, 40 भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, मैं भी आपको हिंट दे दे रहा हूँ। 1/√3 देखो इसमें एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा तो h तो ऊपर है ही, रहने दीजिए, नीचे क्या हो जाएगा h + 40√3, ठीक है। और ये √3 जो एलसीएम होगा ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, गुणा करिएगा, देखो इसका इधर h√3 में गुणा करेंगे √3 से तो 3h होगा सर, तो आप यहाँ पे लिख दो 3h, लिख दिए, हाँ सर। और h + ये 40√3 है तो ये h + 40√3 इधर आ जाएगा, कितना h + 40√3, देखो कन्वर्ट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बस हो गया आंसर। देखो इधर 3h है तो 40√3 बराबर h को इधर लेके आएंगे तो 3h में से माइनस हो जाएगा तो 2h, ठीक है। 2 से आप 40 को काट दिए कितनी बार में, 20√3, यही तो आपकी हाइट हुई 20√3। ऑप्शन नंबर डी को परफेक्ट जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या क्या किया गया, एक बार फिर से हाईलाइटेड कर रहा हूँ, समझना। हमने पहले tan 60 अंश को रखा, एक मान निकला, हाँ सर, ठीक है। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, tan 30 अंश को लिया, ये वाला एंगल लिया, ये सॉल्व किया, ठीक है। यहाँ पे x के जगह हमने ये वाली वैल्यू पुटअप कर दी, बस सॉल्यूशन और आंसर क्लियर हुआ, ओके, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेइंग टू यू डाटा का निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निरूपण संचयी बारंबारता को दर्शाता है। इसको हमने रटवाया था, ओजाइव यानी कि तोरण, बोला था रट लीजिए, अभी भी नहीं याद है फिर से रट लीजिए। तोरण वक्र जो होता है संचयी बारंबारता को दर्शाता है। अच्छा ये जो वक्र है फिगर वाले एक अलग लेक्चर में मैं बना दूंगा कि वृत्त बना है तो क्या दर्शाता है, आयत बना है तो क्या दर्शाता है, त्रिभुज बना है तो इसका क्या मतलब है। ये यूपी पॉलिटेक्निक के सिलेबस में तो दिया है, आपके सिलेबस में नहीं दिया है। यूपी पॉलिटेक्निक में चैप्टर नंबर 40 है, आप में 37 तक ही काम खत्म की, ये 40वां चैप्टर है। यूपी पॉलिटेक्निक की अगर बुक होगी तो 40वां चैप्टर में दिया है और मैं पढ़ा दूंगा आपको भी कल या परसों के वीडियो में। ये चैप्टर में थ्योरी है, इसको मैं अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी आप इसको याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा ताकि वो चीज़ मिस ना हो सकता है आपसे पूछ देगा कि त्रिभुज जो है ये किस चीज़ को शो कराता है, पूछ सकता है, पूछता भी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेइंग टू यू दो समान समकोण है, ऊंचाई इतना और इतना है, ओपी इतना है तो एलएमएम का मान, हाँ बच्चों वाला सवाल। चलो दो समकोण त्रिभुज बनाओ, एक और दूसरा समकोण त्रिभुज बनाओ,
और ये क्या है, ये समकोण हैं, ये भी समकोण हैं। नाम दे दीजिए NLM या LMN, है ना। और दूसरे का नाम दे दीजिए OPQ। कह रहा है आपसे कि ऊंचाइयाँ, यानी ये 48 है और ये 36 है, ऐसा कुछ है। OP कहाँ है, ये है OP, ये है OP आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। तो आपसे LM ये पूछा है कि LM का मान कितना होगा भैया। तो हमें पता है ये वाली हाइट अनुपाती ये वाली हाइट, किससे, थेल्स थ्योरम से, यानी कि 48/36 बराबर होगी किसके, ये वाली भुजा के अनुपाती ये वाली भुजा के। अगर ये वाली LM भुजा है तो अनुपाते 12, यानी इसके बटा ये होगा। आप बोलोगे हाँ सर हमने पढ़ा है समरूप त्रिभुज में ये होता है कंडीशन। तो देखो 12 से 36 3 बार में, 3 से 48 16 बार में, तो डायरेक्ट LM का मान आप कितना बोलोगे, 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर A। समझ गए? यस सर समझ गए। नेक्स्ट, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत क्वेश्चन, वृत्त का सवाल है और इसे आप मिस करने की भी गलती नहीं कीजिएगा। कह रहा है दी गई आकृति में O के अंदर x का मान, ये एंगल पूछा है, एंगल पूछा है। फिगर को देख लिए, काम स्टार्ट करें फिगर पे, इसको मिला दो, मिला दिए तो हमें पता है, देखो ये और ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है ना। तो त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ये 35 है तो ये वाला एंगल भी आपका, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 35 होगा। आप बोलोगे हाँ सर 35 होगा। ये 35 ये 35, दोनों 35 35 70, तो ये वाला एंगल कितना होगा, कोई बताएगा? आप बोलोगे सर 110 होगा, क्योंकि तीनों का योगफल 180 होता है, ये 110। तो हमें पता है इस यक्ष का या फिर इसका जो केंद्र पर बना कोण होता है और परिधि पे जो बना कोण होता है, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। परिधि पर जो बना कोण है केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। आधा कर दीजिए 55 अंश। समझ में आया? नहीं आया? फिर से देखिए सोचेंगे सर इतना आसानी से कैसे हो गया, होगा, आप भी करोगे। ये जो केंद्र पर बना कोण होता है, अगर सेम इसका जीवा से हम इसके परिधि पर जो कोण बनाएंगे उसका 2 गुना होता है। अगर यहाँ 55 है तो यहाँ 110 होगा, या फिर यहाँ 110 है तो यहाँ इसका आधा होता है। ये थ्योरम है। याद आ गया तो समझ गए होगे, नहीं याद आया तो जाके वृत्त वाला चैप्टर खोलो, प्लेलिस्ट में पड़ा है और पूरा देख लो, मज़ा आ जाएगा। कह रहा है RPQ का मान, RPQ ये वाला एंगल पूछा है, तो आप बता सकते हो। चक्री चतुर्भुज का मामला है, क्योंकि एक देखो वर्ग बना है, क्या कौन सा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, ठीक है अब फिट है। कह रहा है चक्री PQRS, PQRS ये चक्री चतुर्भुज है, क्योंकि सारे इसके शीर्ष वृत्त के सरफेस पे हैं। तो PRQ, चलो मैं इसको कट करता हूँ, PRQ ये वाला एंगल, तो आप बताओ ये 130 है तो ये कितना होगा, Q कितना होगा, बताओगे? हाँ सर बताएंगे। कैसे बताओगे? नहीं बता पाओगे। अच्छा एक चीज़ आपको फिर से दिखा रहा हूँ, ये देखो वृत्त का क्या है, व्यास है। तो हमें पता है कि वृत्त के व्यास से वृत्त के अगर कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो कितने अंश का एंगल बनाती है? आप बोलोगे सर 90 अंश का। यानी कि किसकी बात हो रही है? ये R की। ये हमेशा 90 अंश होता है, ये प्रमेय है। तो R आपका 90 अंश आ गया। और ये आमने और सामने का योगफल 180 होता है, यानी कि 130 और Q कितना होगा, 180, क्योंकि ये चक्री चतुर्भुज है। तो Q बराबर कितना आ गया? Q बराबर, आप बोलोगे सर 50 अंश। तो Q का मान कितना आ गया? 50 अंश। ये 90
ये 90, ये 50, यानी 140। तो ये कितना बचा, कितना बचा, 40 बचा ना। क्यों बचा, क्योंकि सबका योगफल 180 होता है, सभी का योगफल 180 होता है। अब समझ में आया। इसी तरीके से आसान तरीका हमें यूज करना है। अब फिर से बता देता हूँ, नहीं कहोगे सर इतना मज़ा आ गया। ये 90 क्यों हुआ, क्योंकि वृत्त के जीवा ये व्यास है, व्यास जो है, व्यास से अगर हम कहीं पर भी मान लो इसी से हम यहाँ पे भी एंगल कोई बनाएंगे तो ये भी 90 होता है। अगर हम यहाँ पे भी एंगल बनाएंगे तो भी 90 ही होगा। तो ये 90 हुआ, ये 130 है, तो ये अल्टरनेटिव 50 हुआ, क्योंकि इन दोनों का योगफल 180 होना चाहिए। ये 50 हमें पता चल गया, ये 90 पता चल गया, तो 50 और 90 दोनों को पता है, जोड़ने पर 140 हुआ। तो ये 40 ही होगा, क्योंकि 140 और ये वाला एंगल P वाला जोड़ने पर 180 होना चाहिए। तो P बराबर 40 अंश। रट जाओ थ्योरम्स वगैरह, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। अभी भी जो लोग नए जुड़े हैं, लाइक नहीं किए हैं गाइस, सभी लोग दिल से लाइक कीजिएगा, तभी आपकी क्या दिमाग में और सर जी की दुआएं आपके साथ रहेंगी, ताकि आप बेहतर कर पाओ। इसलिए आपको चीज़ें दी जा रही हैं कि प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना ही चाहिए। बच्चों वाला सवाल आपको इसका फैक्टर बताना है, ठीक है। चलिए फैक्टर कर दीजिए, यानी कि 18 को ऐसा तोड़िए कि 18 भी आ जाए और गुणा करने पर 9 × 8 = 72, ठीक है। तो चलो हम ऐसे इसको लिखते हैं, 8x² प्लस -18 है, तो -18 को हम 12 × 6 में फैक्टर कर रहे हैं, यानी 12x - 6x, ठीक है। 12 और 6 जोड़ेंगे तो 18x, ठीक, 9। अब इसको फैक्टर करके आप सॉल्व कीजिए, कि हम ही से करवाओगे सब। इन दोनों में कॉमन कुछ है, हाँ है। क्या कॉमन है, आप बोलोगे सर 4x है, 4x कॉमन लिए 2x बचा है और 3 बचा। यहाँ से कॉमन लिए, यहाँ से सर 3 कॉमन ले लीजिए, तो x -3 क्यों हो गया, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया, तो ये तो प्लस में हो गया, लेकिन ये माइनस में हो गया, है ना। तो देखो ये और ये सेम चीज़ें हैं, एक ब्रैकेट में लिख दो 2x - 3, और इसका कॉमन यानी 4x और इसका कॉमन 1 में लिख दो। तो कहाँ पे दिख रहा है 2x - 3, ये ऑप्शन नंबर डी आपका। समझ में आया, आसान सवाल है। नेक्स्ट सवाल यानी 87, और इसके बाद केवल और केवल 3 क्वेश्चन आपके रिमेन हैं। मज़ा आएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है दोनों मूलों का योगफल आपको बताना है व्हाट विल बी द सम ऑफ 2 रूट्स। इनके दोनों जो रूट्स होंगे उनका योगफल क्या होगा। तो या तो इसका द्विघात समीकरण से सॉल्व करके x के 2 क्वांटिटीज़ निकालो, उनका योगफल कर लो, या फिर फार्मूले का योग करो, कि मूलों का योगफल का फार्मूला होता है -b/a। नहीं लिखे हो तो लिख लो, -b/a, यानी -b का गुणांक, यानी -b का गुणांक -19 है, माइनस कितना है 19 है, a के जगह पे क्या है, x² का गुणांक 1 है, तो 1 कर दो, यानी केवल और केवल 19 आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये योगफल का है। अगर गुणनफल कहता है तो गुणनफल का होता है, जैसे गुणनफल कह देता तो गुणनफल का होता है c/a, यानी इसका और इसका अनुपात, ठीक है। तो इसका तो 19 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसके बाद बहुत ही मज़ेदार सवाल है, और इसको गलती नहीं, प्यार से क्या कह रहा है, इसका एक मूल दिया है, तो k का मान, एक मूल का मान कि x का मान ही आपको 5 दे दिया। जब x का मान 5 दे दिया तो जहाँ जहाँ पे x है वहीं पे 5 रख दो ना, यानी x² है तो 5 का स्क्वायर, 6k × x है तो गुणे 5 रख दो, 5 रख दिए, बराबर 0 है तो 0, तो 5 × 5 = 25, माइनस ये भी +5 था ना, तो हम यहाँ पे +5 लिखना छोड़ दिए थे, अब लिख दे रहे हैं। अब 5 × 6 = 30k + 5 बराबर 0। देखो 5 और 25 जोड़ो 30 हुआ,
30 और इस 30 के को उधर ले जाओ तो प्लस में हो जाएगा 30 के, 30 से 30 कैंसिल हो गया, के बराबर क्या आ गया 1। ऑप्शन नंबर बी। मज़ा आ रहा है क्या? लाइक कौन करेगा? सब्सक्राइब हम ही करेंगे सब। इतना पढ़ाया जा रहा है गाइस, ये कुछ भी नहीं है, ट्रेलर है। आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और सेम टू सेम फुल गारंटी के साथ है वो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आएंगी। ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है। पूरा पेपर एनालिसिस कराने का बहुत बड़ा रीज़न है कि पहले आपको पेपर ही दिया जा रहा है, फिर आपको अगले दिनों में क्रैश कोर्स के माध्यम से बैक टू बैक नॉन स्टॉपेबल क्लासेस दी जाएंगी जो आपके अंदर फुल पावर और एनर्जी को बिल्डअप करेगा। आपकी मर्जी है। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं नंबर लिख लीजिए 9628 00 4708, और जिसे सरकारी कॉलेज चाहिए ही चाहिए वो हमसे जुड़ेगा। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, आपकी मर्जी। पढ़ना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट है। ओके, क्या कह रहा है? a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z पहले भी पूछा है और यूपी में भी पूछा है। बी स्क्वायर बराबर इतना, तो y का मान आपसे पूछा है। ऐसे क्वेश्चन को आप करोगे और हमेशा करोगे। जब भी दे तो हमेशा हम क्या बताए थे आपको? कुछ बताए थे कि a बराबर क्या मानोगे आप? चलो ऊपर मैं रख रहा हूँ थोड़ा सा, इसको नीचे करने दीजिए, हल्का सा ऊपर भी मैं स्पेस ले लेता हूँ। ठीक, तो आप हमेशा a बराबर मानोगे, सॉरी a के पावर में x बराबर हमेशा k मान लेना। a के पावर में x है ना, जो भी रहता है उसी के पावर में उसके बराबर में k मानोगे। या फिर इन सब के, ये तीनों एक में बराबर है ना, तो आप ऐसे लिखना a के पावर x बराबर b के पावर y बराबर c के पावर z बराबर k। ये मानना पड़ेगा, ये रट लो, इसका कोई और उपाय ही नहीं है। आप मान लिए? हाँ सर मान लिए। तो a बराबर क्या होगा? कोई हमें बताएगा कि a बराबर क्या होगा? a के पावर x बराबर जब k है तो a बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर a बराबर हो जाएगा k के पावर में 1/x। होगा ना, क्योंकि इसका पावर इसके सिर के नीचे आ जाएगा। हो गया। इसी तरह b का भी c का भी आप लिख सकते हो। मैं लिख दूं कि आप कर लोगे? अब कर ले जाओगे यार। b बराबर क्या हो जाएगा? k के पावर में 1 क्या y था तो y रख दो। c बराबर क्या हो जाएगा? k के पावर में 1/z। अब देखो सॉल्व करने चलते हैं। आपसे पूछा है b स्क्वायर बराबर ac है, तो y का मान, b स्क्वायर बराबर क्या है? ac है, तो b के जगह b की वैल्यू रखिए, c के जगह c की, b का मान कितना है ये रख दीजिए। यानी कि k के पावर में 1/y का स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 से गुणा हो जाएगा। यानी k के पावर में 2/y बराबर a का मान आपने k के पावर में 1/x रखा ही है, जानते भी हैं, गुणे c का मान आपको पता ही है कि k के पावर में 1/z होता है, ये है ना। तो ये देखो k के पावर में इधर क्या हो गया 2/y, और इधर k के पावर में क्या हो गया गुणा हो जाएगा, यानी कि 1 के पावर x और z हुआ। आप बोलोगे हाँ सर अब तो हुआ। अब क्या कीजिए? कुछ तो कीजिए, कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे पावर जुड़ता है, थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर लेने दीजिए। k के पावर में 1/x और 1/z, आप इसको जोड़ोगे यानी कि 1/x प्लस 1/z जोड़ दोगे, या तो आप ऐसे भी लिख दो k बराबर, जब जोड़ोगे तो x प्लस z ऊपर हो जाएगा और x और z LCM नीचे हो जाएगा। इसका सलूशन तो यही है। आप बोलोगे हाँ सर यही है, तो क्या? इधर देखो k के पावर में है, इधर भी k के पावर में, पावर की तुलना कर दो। यानी इधर पावर क्या है 2/y, इधर पावर क्या है x प्लस z/x/z, है ना। आपसे देखो आंसर किस फॉर्म में पूछा है, आंसर किसका पूछा है? y का मान।
y का मान बता पाओगे? अब बता लोगे। y का मान पूछा तो y को इधर ले जाइए, बाकी सेम। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 पहले से ही है, एक्स वाई का हम गुणा कर देंगे, एक्स वाई का गुणा कर देंगे और x प्लस जेड को नीचे लेते आएंगे। तो y को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया और इसको यहाँ पे हो गया। किस में मैच कर रहा है? y बराबर 2xy प्लस, ठीक, एक्स जेड है तो एक्स जेड रखिए। ओके ओके सर जी। 89 का किस में मैच कर रहा है आपका? किसी में मैच कर रहा है? ऑप्शन ही तो मैच नहीं कर रहा है यार, गड़बड़ हो गया क्या? ओके मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कभी कभी, आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया है, ठीक है। यहाँ पे 2xy, x माइनस की जगह ये प्लस रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का ला रहा हूँ मैं, और ये क्वेश्चन रट लेना, हमेशा पूछता है। डायरेक्ट ये आंसर भी रटे रहोगे तो एग्जाम में टाइम बचा लेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 90 क्वेश्चनों का आप लास्ट पे हो। ये दिया है x प्लस 3, इसका एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब x बराबर ऑलरेडी आप क्या लिख सकते हो 3, जहाँ जहाँ पे इसमें x है यानी कि x की जगह क्या रख दो 3, तो x का स्क्वायर है यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक, 3 का स्क्वायर प्लस kx है, k इंटू एक्स का मान 3 प्लस 12 बराबर 0 दिखा दो, k का मान निकल जाएगा। 3 का स्क्वायर किए 9 प्लस 3k प्लस 12 बराबर 0। तो देखो 9 और 12 21 हुआ। आप बोलोगे हाँ सर 21 तो हुआ। और सुनो यहाँ पे एक काम और करना, x प्लस 3 बराबर है तो x बराबर -3 होगा ना, क्योंकि x प्लस 3 बराबर 0 दिखा दोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -3, यानी -3 का स्क्वायर, और यहाँ पे -3 करोगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 9 और 12 21, 3k को उधर ले जाएंगे माइनस वाले तो इधर 3k हो जाएगा, है ना। अब देखो 3 से 21 को काट दो 7 बार में, तो k की वैल्यू कितनी आई गाइस? कोई अब बता सकता है कि सर k की वैल्यू 7 परफेक्ट है? आपको समझ में आया? एक एक क्वेश्चन को साथियों आपको बिल्कुल समझा के और थोड़ा समय ज़्यादा लेके बताया जा रहा है। हालांकि आपको सॉल्यूशन करना रहेगा तो आप किसी को ये नहीं बताओगे कि x का मान -3 रखेंगे, 2 रखेंगे, 1 रखेंगे। लॉन्ग प्रोसेस में ले जाकर बताया जा रहा है, तब जाके इतना टाइम लगा है। आप एग्ज़ाम में इससे कम समय में कर पाओगे और खूबसूरती से करोगे, क्योंकि आपकी तैयारी हम करवा रहे हैं। और बेहतर तैयारी करने के लिए आप बिल्कुल जुड़ सकते हो, जिसमें आपको फिजिक्स चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री थ्योरी की बात कर रहा हूँ चैप्टर वाइज, मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा। और सबका लेक्चर तो मिलेगा ही, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा। 10 मॉडल पेपर हिंदी और इंग्लिश में दिया जा रहा है, ये भी आपको मिल जाएगा। और एक में 100 क्वेश्चन है, याद रखना। मैथमेटिक्स के 100 सेट, 70 और 70 फिजिक्स केमिस्ट्री के अलग से। और इसके अलावा ये तो ओल्ड है, ये हम आपको दे देंगे तुरंत के तुरंत अगले 15 दिन में लाइव आकर, 15 दिन लाइव आकर प्राइवेटली क्लास देंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, इसमें कोई और आ ही नहीं पाएगा। तो जुड़ने के लिए नंबर लिख लीजिए, सरकारी कॉलेज चाहिएगा तो इसी पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और जिसको पता है तरीका, इस नंबर पे डायरेक्ट 199 रुपये पेमेंट करेगा। किससे? फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, या फिर इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, आपको तुरंत प्राइवेटली ऐड करके सारी चीज़ें अलग से दी जाएंगी, ठीक है। ये तो हमारे बारे में थी, अब आपके बारे में कि क्या आपको चीज़ें समझ में आई, कुछ भी थोड़ा रवा, मज़ा आया? 90 क्वेश्चन कोई आम बात नहीं होता, आपको कराया जा रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा, और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा साथियों, और कुछ नहीं। अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि हाँ सर मज़ा आया, 90 क्वेश्चन एक साथ करने का यार फीलिंग आती है। और वीडियो को अपने जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टडी के ग्रुप हैं,
हर जगह फॉरवर्ड करना ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट है, आपकी तैयारी कंटिन्यू रहेगी। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।